Hello everyone, this is me Pratyush and this is your amazing channel Cracking Class 12th and BSc Chem। अच्छा, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखेंगे जेईई मेंस का पेपर 2023 का है। शिफ्ट यहाँ पे हमारे पास चलेगा 2 और हमारे पास डे कौन सा है 31 जनवरी। ठीक है। अच्छा, मुझे पता है यहाँ पे मेरी फोटो शो नहीं कर रही, लेकिन कोई बात नहीं, फोटो शो करे ना करे, कैमरा वर्क करे ना करे, लेकिन हम लोग अपनी पढ़ाई को नहीं रोकेंगे। हमारे पास जेईई के पेपर में जो बच्चे पहली बार दिख रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ, सेक्शन ए और सेक्शन बी आता है। इससे पहले हम लोग ने 24 से लेकर 31 जनवरी तक ऑलमोस्ट 1 to 2 और यहाँ पे 1 वाला सारे शिफ्ट हम लोग ने फिनिश कर दिए। ठीक है। अब इसके बाद चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से। यहाँ से सेक्शन 1 में हमारे पास क्या कह रहा है, सेक्शन ए में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन उसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्या कह रहा है? Which one of the following statement is incorrect। अब पहली बात यहाँ पे देखो, पहले क्या कह रहा है, वन आर्कल मेथड इज यूज टू प्योरीफाई टंगस्टन। नहीं, ये बात यहाँ पे गलत है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमेशा दिस मेथड इज यूज टू प्योरीफाई, या फिर लिख सकते हो बहुत अच्छे से टू गेट वेरी प्योर मेटल्स, टू गेट वेरी प्योर मेटल्स लाइक टंगस्टन नहीं, लाइक जर्कोनियम एंड टाइटेनियम। ठीक है, इतनी बात हमेशा अच्छे समझ आए। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास प्योर मेटल कौन सा कर रहा है, टू गेट प्योर मेटल्स जर्कोनियम एंड टाइटेनियम। इतनी बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी। अच्छा, ये फॉर्मेशन इसकी होती कैसे, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ ए वॉलेटाइल कंपाउंड, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ वॉलेटाइल कंपाउंड। अच्छा, वॉलेटाइल कंपाउंड मतलब क्या होता है बच्चों? वॉलेटाइल कंपाउंड का मतलब होता है कि जिसकी वेपर्स फॉर्म हो सकती हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, एग्जांपल हम लोग ने ले लिया कोई भी एक मेटल आयोडाइड। क्या ले लिया? मेटल आयोडाइड। तो ये इसका एग्जांपल हो सकता है। ठीक है। अब इसको हम लोग डिकम्पोज करेंगे तो हमें टाइटेनियम मिल जाएगा या जर्कोनियम मिल जाएगा। अब यहाँ पे मेटल हमारे पास जर्कोनियम या टाइटेनियम, हमारे पास कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो यहाँ से इनकरेक्ट हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 को हम हटा देते हैं। ठीक है। द मेलेबल आयरन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कास्ट आयरन। अच्छा, ठीक है। फिर कह रहा है बाय ऑक्सीडाइजिंग इम्प्योरिटीज इन रिवर्बेटरी फर्नेस। अच्छा, रिवर्बेटरी फर्नेस जानते हो क्या है? रिवर्बेटरी फर्नेस तुमको पहले बताते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को रिवर्बेटरी फर्नेस ही नहीं पता होता है। देखो, रिवर्बेटरी फर्नेस जो होता है ये हमारे पास हमेशा इट इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडाइजिंग। अच्छा, ठीक है। इसका मतलब क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग इम्प्योरिटीज क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग इम्प्योरिटीज इन पिग आयरन। अच्छा, बहुत से बच्चों को पिग आयरन नहीं पता होता है। देखो, पिग आयरन बहुत सारी इम्प्योरिटीज से मिलके बना होता है। ठीक है। टू प्रोड्यूस व्रॉट आयरन। अब यहाँ पे देखो कुछ टर्म्स आ गए हैं जो शायद समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, पिग आयरन, व्रॉट आयरन, कास्ट आयरन और फिर एक और है मेलेबल आयरन। अब ये सब क्या है? ये सब बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं, ये सब बहुत इजी है। कैसे? चलो मैं बताता हूँ थोड़ा सा तुम लोग को। देखो, पिग आयरन थोड़ा सा एक छोटा कॉन्सेप्ट लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। देखो, हमारे पास जो पिग आयरन होता है वो हमेशा एक ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है, पहली बात, जिसमें व्हेन वी गेट फ्रॉम अ ब्लास्ट फर्नेस, मतलब कहने का है मेरे पास ये एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। देखो, अब हमको नहीं पता ना जेईई में कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए, तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। और इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं बच्चों, या तो कार्बन की, या तो सिलिकॉन की और फॉस्फोरस की। और ये बहुत जल्दी ये ब्रिटिल होता है, तो ये बहुत जल्दी क्या होता है, ब्रेक इजली, ये बहुत जल्दी टूट जाता है। अच्छा, चलो हमें ये पता चल गया पिग आयरन क्या होता है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं व्रॉट आयरन क्या होता है। ये हमारे पास एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है जो कि 99% कंटेन करता है। ठीक है। अब ये कैसे बनता है? ये बनता है पिग आयरन की इंप्योरिटीज को रिमूव करके, रिमूव्ड इंप्योरिटीज फ्रॉम पिग आयरन। ये इंप्योरिटीज को क्या करता है? रिमूव करता है। लेकिन किसमें? इन अ रिवर्बेटरी फर्नेस। कहां पे जाके रिमूव करेगा? इन अ रिवर्बेटरी फर्नेस। अच्छा, इतनी बात अच्छे समझ आ गई। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार कास्ट आयरन और व्रॉट आयरन क्या। देखो, अच्छे से समझ आया ना, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है, पक्का ना? पिग आयरन क्या होता है? उसके पास बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है, उसमें से इंप्योरिटीज को हटाते हैं तो हमको कौन सा मिलता है? व्रॉट आयरन मिलता है।
अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा मेलेबल आयरन और कास्ट आयरन। देखो कास्ट आयरन क्या होता है, कास्ट आयरन ये बनता है पिग आयरन को मेल्टिंग करा के, मतलब पिग आयरन को मेल्ट करा के। कास्ट आयरन मेड बाय मेल्टिंग पिग आयरन विद स्क्रैप आयरन विद एंड कोक। मतलब कहने का है बच्चों कि कास्ट आयरन जो बनता है वो मेड बाय मेल्टिंग पिग आयरन विद स्क्रैप आयरन एंड कोक विद हॉट एयर। विद हॉट एयर कौन सी, यानी ऑक्सीजन के ही फॉर्म में होगी। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग को अच्छे से समझ आई, कोई भी डाउट नहीं था यहाँ तक। तो हमारे पास पिग आयरन भी पता चल गया, वॉट आयरन भी पता चल गया, कास्ट आयरन पता चल, यानी सबके सब किससे मिलके बन रहे हैं, पिग आयरन से मिलके बन रहे हैं। अच्छा मेलेबल आयरन पता है क्या होता है, मेलेबल आयरन जो होता है वो कास्ट आयरन से मिलके बनता है, तभी तो वहां पे देखो मेलेबल आयरन और कास्ट आयरन एक साथ लिखा हुआ है। तो जो हमारे पास मेलेबल आयरन रहेगा, इट इज मेड बाय हीटिंग व्हाइट कास्ट आयरन। अच्छा इसको हम लोग हीट कर रहे हैं लेकिन बहुत स्लोली करते हैं फॉर सेवरल डेज। अब इसको क्या कर रहे हैं, स्लोली हीटिंग कर रहे हैं, कास्ट आयरन क्या कर रहे हैं, स्लोली हीटिंग कर रहे हैं। अब स्लोली हीटिंग कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनेलिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, एनेलिंग। ठीक है, इतना अच्छे समझ आए। तो मेरे ख्याल से ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो आप लोग को पता चल गया है कि हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन यहां से क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, कास्ट आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग पिग आयरन विद स्क्रैप आयरन हॉट आयरन कोक, ये भी बात सही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है लास्ट वाला क्या है हमारे पास, बोरॉन और इंडियम की बात कर रहा है। अच्छा बोरॉन और इंडियम कह रहा है कैन बी प्योरीफाइड बाय जोन रिफाइनिंग मेथड। ओके अच्छा, अब जोन रिफाइनिंग मेथड आप लोग जानते हो क्या होता है। जोन रिफाइनिंग मेथड एक मेथड है बच्चों जो कि प्योरीफाई करता है, हमारे पास सेमीकंडक्टर्स को। किसको, सेमीकंडक्टर्स को। ये बात ध्यान रखना अच्छे से ताकि अच्छे से हमेशा याद है। और जो बोरॉन और इंडियम है ये हमारे सेमीकंडक्टर्स में यूज होते हैं, इसीलिए जोन रिफाइनिंग मेथड जो रहता है इज यूज टू प्योरीफाई सेमीकंडक्टर्स। और जो मेटल्स हैं लाइक बोरॉन, इंडियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये डिफरेंट, अच्छा ये सॉलिड्स हैं हमारे पास, बोरॉन, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, इंडियम, ये सब हमारे पास क्या है, सॉलिड्स हैं। तो इन सब की डिफरेंट फेसेस होंगे, इसका मतलब या तो सॉलिड होंगे या तो लिक्विड होंगे। ठीक, तो इसी वजह से जोन रिफाइनिंग मेथड जो है ये सेमीकंडक्टर्स को प्योरीफाई करता है। सेमीकंडक्टर्स हमारे पास मेटल्स कौन कौन से, बोरॉन, इंडियम, फिर हमारे पास सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो यहाँ पे ऑप्शन ये भी करेक्ट हो गया। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास क्या था, बस इनकरेक्ट था, बाकी सारे के सारे क्या हो गए, करेक्ट हो गए। देखो कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उसमें हर एक एक जो वर्ड दिया है प्लीज उसकी क्लियरिटी जरूर लिया करो, क्योंकि तुम लोग क्लियरिटी नहीं लेते हो, सिर्फ आंसर देख के भाग जाते हो, तो ये बहुत ज्यादा गलत बात है। उससे किसी को कोई मतलब नहीं होता बेटा कि जो है क्या कहते हैं आप वीडियो पूरी देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, लेकिन आपकी पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, बस यही मकसद रहता है, बाकी कोई और मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एसर्शन रीजन दे रखा हुआ है। अच्छा ठीक है, एसर्शन रीजन हमको क्या दे रखा हुआ है, हमसे कह रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है जो कि 3D एलिमेंट्स की है, मोर देन ग्रुप 2 है, और 3D ट्रांजिशन सीरीज सक्सेसिव फिलिंग ऑफ d ऑर्बिटल टेक प्लेस। अच्छा तो जाहिर सी बात है भाई। अच्छा कैसे, एक बात बताओ, हमारे पास ग्रुप 2 में मेटल्स कौन से होते हैं, ग्रुप 2 में होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। ठीक है, ये हमारे पास कौन से एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। ठीक है, अब एल्कलाइन अर्थ मेटल की जो होती है आयनाइजेशन एनर्जी वो लो होती। अच्छा आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में से जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसको हम लोग बोल रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब एक बात बताओ, जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास नोबल गैस है नियॉन, उसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें से हमें कोई एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसके में एनर्जी बहुत हाई लगेगी। देखो जिसमें ताकत ज़्यादा है उसमें एनर्जी ज़्यादा है, जिसमें ताकत कम है उसमें एनर्जी कम है, तो उसकी एनर्जी की वैल्यू भी कम होगी, जाहिर सी बात है। तो इनका आयनाइजेशन एनर्जी जो रहता है वो बहुत ही लो रहेगा। ठीक है, तो इजली क्या करेंगे, लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अच्छा इतनी बात करोगे। लेकिन जो हमारे पास 3D सीरीज है, अच्छा 3D सीरीज के चलो देख लेते हैं। 3D सीरीज में एलिमेंट हमारे पास कौन कौन है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम एटसेट्रा, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक वगैरह वगैरह। ठीक है, इनके पास क्या है, हैव हाई न्यूक्लियर चार्ज, हैव हायर
न्यूक्लियर चार्ज, इनके पास न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर पाते हैं, आर एडेड टू इन 3 ऑर्बिटल्स। भाई क्योंकि d ऑर्बिटल क्या होते हैं, 5 होते हैं, यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स आ पाते हैं, तो इसी वजह से अपनी इलेक्ट्रॉन्स को इजीली ऐड कर पाते हैं। लेकिन रिमूव कराना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इनके d ऑर्बिटल्स क्या रहते हैं, खाली रहते हैं। भाई देखो एक बार फिर से समझना, s ब्लॉक, d ब्लॉक, p ब्लॉक, ठीक, इधर से जाते वक्त एटॉमिक साइज इंक्रीज डिक्रीज होता है, क्या होता है, डिक्रीज, ठीक। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज, ठीक। इसका मतलब इधर वालों की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम होगी, लो होगी, और इधर वालों की हाई होगी, ठीक। ऐसे ही हाई होती चली जाएगी, यही मतलब है ना। तो s वालों की कम होगी, d वालों की ज्यादा होगी। तो यहां से भी हम कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं, लेकिन यहां से अगर मेन कॉन्सेप्ट देखो तो इनका न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बहुत हाई होता है। हाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एडेड, क्योंकि d ऑर्बिटल तो खाली पड़े हैं ना, तो वो पहले इनको फिलअप करेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। तो इसीलिए 3d ऑर्बिटल की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ग्रुप 2। चलो इतनी बात समझ गए। उसके बाद कह रहा था हमारे पास, इसका रीजन क्या कह रहा था, 3d एलिमेंट्स ऑफ सक्सेसिव फिलिंग ऑफ d ऑर्बिटल टेक प्लेस। हाँ जाहिर सी बात है। अब एक बार बताओ, d ऑर्बिटल ये है हमारा 1 2 3 4, ठीक। इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने सारे इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर दिया। तो अब ये फुल्ली फील्ड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब ये फुल्ली फील्ड में आ रहा है, इसका मतलब ये कंप्लीटली स्टेबल कंपाउंड है, फुल्ली फील्ड है, यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। अब एक काम करो, तुम एक काम करो, एक हटा दो, एक हटा दो, एक हटा दो, एक हटा दो, एक हटा दो। तो अब ये देखो, ये हाफ फील्ड है, ये भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो डी हमारे पास या तो 0 हो, या तो 5 हो, या तो 10 हो, तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं बच्चों। इसलिए ये क्या करेंगे, इनका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया बच्चों, करेक्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे पास, यहाँ पे कह रहा है गिवन 2 स्टेटमेंट्स कह रहा है, ठीक है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड फॉर सिफेलोस्पोरिन, ठीक है। H2O2 इज यूज्ड फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ एरोबिक कंडीशन टू सीवेज वेस्ट। अच्छा बच्चों समझते हो एक बात को कि एरोबिक कंडीशन होना जरूरी क्यों है सीवेज वेस्ट के लिए। चलो पहले बता देते हैं एरोबिक कंडीशन क्यों जरूरी है। देखो हमारे पास जो एरोबिक कंडीशन है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, शायद इतनी बात आप लोग को अच्छे से पता हो, ठीक है, जो कि एसेंशियल रहेगा एरोबिक, एरोबिक बैक्टीरिया के लिए। किसके लिए एसेंशियल रहेगा, एरोबिक बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। क्यों एसेंशियल रहेगा, टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज। इतनी बात आप लोग समझ गए पक्का। देखो एरोबिक कंडीशन हमारे पास हमेशा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के लिए होती है, जो कि एसेंशियल होती है एरोबिक बैक्टीरिया के लिए, टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब लेकिन अगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, एनेरोबिक बैक्टीरिया हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब एनेरोबिक बैक्टीरिया हो गया बच्चों, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर हमारे पास कॉज करेगा, जिसकी वजह से वो सीवेज को क्या करेगा, डिकम्पोज होने में हेल्प नहीं करेगा, जिसकी वजह से कॉज करेगा फॉल ऑर्डर कॉज करेगा, यानी स्मेल आएगी, ठीक है। अब बहुत ही ज्यादा स्लो डिकम्पोजिशन होगा, बहुत ही ज्यादा क्या होगा, स्लो डिकम्पोजिशन होगा, और रिलीज करेंगे टॉक्सिक गैसेस। रिलीज क्या होगी, टॉक्सिक गैसेस। अब गैसेस आप लोग कुछ आइडिया बता सकते हो, मैं बताता हूं। एक मीथेन और एक H2S, ये सबसे ज्यादा बच्चों रिलीज होती है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, H2O2 फॉर द रिस्टोरेशन, मतलब आगे बढ़ने में, उसको रिस्टोर करने में हेल्प करता है एरोबिक कंडीशंस को। कैसे, देखो अभी मैंने क्या बोला, एरोबिक कंडीशन जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे H2O2 क्या करता है, हेल्प क्या करता है, ये जो H2O2 होता है ये ब्रेक डाउन होता है H2O प्लस O2 में, ठीक। अब यहां से क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल रही है,
क्या हो रही है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हम लोग को मिल रही है। अब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बच्चों हेल्प क्या करेगा, सोच सकते हो, रिस्टोरेशन लिखा हुआ है ना, रिस्टोरेशन, इसका मतलब रिवाइव करेगा। क्या रिवाइव करेगा, एरोबिक माइक्रोबियल एक्टिविटी को, यानी उसकी ग्रोथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आगे फर्दर वो डिकम्पोज होने में और जल्दी डिकम्पोज होगा। अब प्रिवेंट, अच्छा एक बात बताओ, अगर वहां से सारा कूड़ा अगर साफ होगा तो प्रिवेंट क्या करेगा, सेप्टिक कंडीशंस को भी क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। कुछ ये भी बात समझ आई। अच्छा एक आखिरी, एक और क्या हो सकता है, अभी मैंने लिखा ना यहाँ पे फॉल ऑर्डर आएगा, स्लो डिकम्पोजिशन होगा और इसको भी प्रिवेंट करेगा। अब समझ आ गया अच्छे से। तो चलो हम लोग को पहला मतलब इसका दूसरा वाला तो समझ आ गया। अब पहला वाला क्या कह रहा है, इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सिफेलोस्पोरिन। अब पहले बच्चों को बता तो दें कि सिफेलोस्पोरिन क्या होता है। देखो सिफेलोस्पोरिन हमेशा ध्यान रखना, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, आप कहीं पे भी देखोगे तो आपको किसी भी जो एंटीबायोटिक वाली जो शीशी आती हैं उसमें भी आप लोग को लिखा हुआ मिल जाएगा, एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अच्छा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो हमेशा ये जो ट्रीट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए होता है। किसके लिए होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये रटने ही वाला कॉन्सेप्ट है तो ये हमेशा ध्यान रखना। मैंने हर वीडियो में आप लोग को जब भी समझाया है तो ये इस तरह मैंने आपको जरूर बताया है, ठीक है। अब ये हमेशा हमारे पास किस तरह सिमिलर रहता है, ये सिमिलर टू रहता है पेनिसिलिन के, सिमिलर टू पेनिसिलिन, ये हमेशा इस बात को भी ध्यान रखना। और ये एक पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। एक ये भी इसका बहुत फेमस नेम है जिसकी वजह से आप लोग बच्चों हमेशा ध्यान रखना। अब मैं बताता हूं, ये तो हो गया हमारे पास सिफेलोस्पोरिन के बारे में। अब हम लोग एक चीज का ध्यान रखते हैं कि H2O2 कैसे रिएक्ट कर रहा है। H2O2 हमारा एक माइल्ड, अरे H2O2 हमारा एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब ये क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक, प्रोडक्शन ऑफ सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक क्या है, प्रोडक्शन ऑफ सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक। अच्छा ठीक है। अब H2O2 क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है, कैरी ऑक्सीडेटिव मॉडिफिकेशंस करता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप होता है H2O2 के पास, जिसकी वजह से सिफेलोस्पोरिन और इसमें हेल्प करता है। इतनी बात क्लियर, अच्छे से समझ आया। तो एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन, इस बहुत सारी स्टेप रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट नंबर 2 भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे तो ये डीकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे वो एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 तो करेक्ट है, लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है X, अच्छा ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H8, ठीक है, यूजेस 2 मोल्स ऑफ H2। अगर हम लोग 2 मोल्स ऑफ H2 कर रहे हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, इसका मतलब हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे तो मेरे पास एल्कीन होगा बच्चों, यहाँ से पता चल गया, तभी तो हाइड्रोजन ऐड होकर के एल्कीन की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और कह रहा है कि अगर X को हम ओजोन एनालिसिस कर रहे हैं, अब तो और भी ज्यादा कंफर्म हो गया कि एल्कीन में से अगर डबल बॉन्ड है हमारे पास, इसका ओजोन एनालिसिस करते हैं तो एक O ऑक्सीजन ऐसे दे दो और एक ऑक्सीजन ऐसे दे दो, डबल लड्डू बांटना होता है, ठीक है। अच्छा, और मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड बना रहा है, अब कार्बोल्डिहाइड बना रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन तो 110% जा रहा है बच्चों, ये बात तो कंफर्म हो गई, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन X क्या होगा, इसका मतलब हाइड्रोकार्बन X में डाईइन तो कंफर्म है, ट्राईइन वाला तो मैं पहले ही हटा देता हूं, इसका मतलब डाईइन तो कंफर्म है। अब वो डाईइन या तो रिंग फॉर्म में होगा या तो चेन फॉर्म में हो सकता है। अब देखते हैं, या तो 1,3 या तो 1,4 या तो, अच्छा एक हिंट लेते हैं, यहाँ पे 2 बार 1,4 दे रखा है, इसका मतलब 1,4 में से ही होना चाहिए बच्चों, ऐसा हिंट ले लेते हैं, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन में ज्यादा जो ऑप्शन सेम रहता है ना, उसमें से ही कंफ्यूजन रहता है। चलो एक ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं। अब पहले ट्राई कैसे करेंगे, देखो हमारे पास एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एल्कीन का होता है हमारे पास CnH2n+2, ठीक। यहाँ पे कार्बन की n की वैल्यू कितनी है 6, तो C6H12+2 14 हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब ये एल्कीन है, लेकिन यहाँ पे H कितना है 8, यहाँ पे H कितना आ रहा है 14, तो H8 निकल गया, तो हमारे पास कितना बचा 6, ठीक। अब हमारे पास कितना बचा, अब हमारे पास 6 बचा है। इसका मतलब अगर हम लोग निकालें डिग्री ऑफ
अनसैचुरेशन। देखो मैं पूरा लाइन से बता रहा हूँ कि कभी अगर कंफ्यूजन हो तो कैसे करोगे। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं, हम लोग ने डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन देखा 6, लेकिन ये हमेशा क्या रहता है, हमेशा डिवाइड बाय 2 रहता है। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमारे पास कितना आ गया 3। अब ये 3 बताता है बच्चों कि हमारे पास 1 रिंग है और हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है। 2 हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है। 1 रिंग है, 2 डबल बॉन्ड है। अच्छा इतनी बात, इसका मतलब ये कुछ लाए कर रहा है साइक्लिक एल्कीन जैसा, यानी साइक्लिक डाइईन जैसा। अब इतनी बात हमको अच्छे से समझ आ गई है। अच्छा ठीक है, अब ये साइक्लिक डाइईन की तरह लाई कर रहा है तो हमको ये पता चल गया। अब इसके बाद हमको देखना है कि कैसे ये फर्दर रिएक्शन कर रहा होगा, ये भी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कह रहा है हाइड्रोजनेशन, तो यानी हमारे पास जो एल्कीन होगा उसका हाइड्रोजनेशन करेंगे H2O2। मैं यहाँ पे अभी लिख लेता हूँ साइक्लिक डाइईन, ठीक है। अब H2O2 की फॉर्मेशन कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास साइक्लो एल्कीन की फॉर्मेशन कर रहा होगा, ठीक है। इतनी बात हम लोग को समझ आ गई। अब इसके बाद हमसे कह रहा है इसके ओजोनिलिसिस की बात कर रहा है। यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। ओजोनिलिसिस, इसका मतलब मान लेते हैं अब की बार मैंने कोई एक रिंग बनाई, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाइईन बनाया, मैंने इसका ओजोनोलिसिस किया। इसका ओजोनोलिसिस बच्चों करेंगे तो हमारे पास, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे इस तरह, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक ऑक्सीजन इसके पास, एक ऑक्सीजन इसके पास, एक ऑक्सीजन इसके पास, एक ऑक्सीजन इसके पास, ये कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब जब ऐसे ही आ गया, वो हमेशा किसकी प्रेजेंस में करेगा, वो हमेशा किसकी प्रेजेंस में करेगा, वो हमेशा करेगा CH2Cl2। मतलब हमें एक एज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट हमें बच्चों लेना ही पड़ेगा, और ये रिएक्ट करता है जिंक और वाटर के साथ, तब जाकर के इसकी रिएक्शन होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे क्या है CH2, यहाँ पे क्या है CH2, यहाँ पे क्या है C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और उसके साथ लगा हुआ H। ऐसे ही यहाँ पे भी, तो इसका मतलब क्या बन रहा है, देखो CH2, इसके साथ आ रहा है C डबल बॉन्ड O H, इसके साथ क्या आ रहा है C डबल बॉन्ड O H। इस ऐसे कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ऐसे ही हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास ये 2 मोल्स ऑफ डाई कार्बोल्डिहाइड, ये बात भी हमारे पास एकदम सही हो गई। अगर हम लोग अगर वो लेते, यहाँ पे ध्यान दो, इस तरह ए, इस तरह अगर हम 1,3 डाइईन लेते तो हम यहाँ से ब्रेक करते, तो हम लोग के पास यहाँ पे CH2 आता और यहाँ पे CH2 आता, तब हमारे पास ना बन पाता। देखो इन्होंने क्या बोला था, मीथेन। देखो हमारे पास इसका मतलब 1 कार्बन का होना चाहिए, तो हमारे पास 1 कार्बन का है। यहाँ पे अगर हम लोग 2 कार्बन का लेते तो हमारे पास इथेन की फॉर्मेशन का आता, तो वो चीज क्या हो जाती बच्चों, गलत हो जाती। तो इसीलिए हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बैठेगा फिट, वो हमारे पास बैठेगा साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन बैठेगा। अच्छे समझ आया, कोई भी डाउट नहीं आता। देखो सिर्फ क्या करना है, हमें ओजोनोलिसिस करना है, बॉन्ड ब्रेक करना है, हमारे पास इजीली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें पक्का, और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है इवेल्युएट फॉर द करेक्टनेस, ठीक है। अब उसकी बात कर रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बॉइल्स विदाउट चेंज देयर कॉम्पोजिशन। अच्छा ठीक है, इसकी बात कर रहा है। फिर हमारे पास उस किसकी बात कह रहा है, हमारे पास कह रहा है डेंसिटी। अच्छा ऑस्मोसिस कह रहा है, हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक, ठीक है। फिर हमारे पास डेंसिटी कह रहा है 32% कह रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये भी बात क्लियर हो गया। नेगेटिवली चार्ज सोल्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन KI इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। चलो ठीक है, समझ गए, आओ आओ सब समझ गए, सब अरे सब हो गया। देखो पहला वाला एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू I इंटू M, लेकिन हमें इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है I से। हमें किससे मतलब होगा, हमें मतलब है I से, क्योंकि अगर मेरे पास एक वाटर है, ठीक है, अब वाटर में हमारे पास क्या है, हमने मिलाया NaCl। NaCl क्या करेगा, कंप्लीट डिसोसिएशन करेगा, तो Na प्लस Cl माइनस में करेगा, तो इसका मतलब इसके हमारे पास 2 मोल्स आ जाएंगे। इसका मतलब I की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2। लेकिन उसी की जगह हमने यूरिया को डिसॉल्व कराया, क्या है यूरिया, तो यूरिया हमारे पास ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मतलब इसकी I की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। इसका मतलब NaCl क्या रहेगा, कॉज करेगा मोर एलिवेशन देन यूरिया, अगर सेम मोलैरिटी है तो भी। समझ आए, तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन मेरे पास यहां से क्या हो जाएगा, पहला वाला द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यूरिया विल बी सेम एट मोलैरिटी, यहाँ पे टेम्परेचर पे, तो पहला वाला तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो पहला वाला इनकरेक्ट हम हटा देते हैं। दूसरा वाला हमारे पास कह रहा है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बॉयल्स विदाउट चेंज एट कॉम्पोजिशन। अच्छा हाँ, जाहिर सी बात है, पहली बात तो ये डेफिनेशन ही दे रखी हुई है बच्चों, ये एजियोट्रॉपिक अगर आप लोग को पता हो ये डेफिनेशन ही दे रखी है। एजियोट्रॉपिक में हमारे पास क्या होता है, लिक्विड हो एंड वेपर हैव सेम कॉम्पोजिशन, हैव सेम कॉम्पोजिशन, क्या है, हैव सेम कॉम्पोजिशन बच्चों। तो इसका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है बॉइलिंग के टाइम पे बच्चों, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर तुमको मैं थोड़ा सा और समझाना चाहूँ तो थोड़ा सा मैं इस तरह समझाता हूँ कि अगर मेरे पास 2 और मोर लिक्विड है, 2 और मोर लिक्विड दैट बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। भाई एजियोट्रॉपिक का मिक्सचर का मतलब ही यही होता है, मैंने 2 लिक्विड लिया, मैं उनको सेपरेट नहीं कर सकता एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मैं उनको सेपरेट नहीं कर सकता ड्यूरिंग बॉइलिंग। तो उसी और किससे सेपरेट नहीं कर सकता, बाय सिंपल डिस्टिलेशन से भी उनको मैं सेपरेट नहीं कर सकता। तो इसीलिए उनको हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। जैसे एग्जांपल ले लो तुम, एग्जांपल हमारे पास हो गया, हम लोग ने इथेनॉल लिया C2H5OH, मान लेते हैं ये हमने लिया 95% और H2O हमने लिया 5%, ठीक है। दोनों को मैंने बॉयल किया, दोनों के लिक्विड और वेपर्स बने, लेकिन वो सब वेपर किस में रह जाएंगे, 95% इथेनॉल में रह जाएंगे। तो इसका मतलब कोई सेपरेशन नहीं रह जाएगा, इसीलिए उस मिक्सचर को जिसको हम सेपरेट ना कर सकें इसीलिए हम उसको बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है ऑस्मोसिस टेक प्लेस फ्रॉम हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक, गलत। हमेशा वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से किस में जाता है, सेमी परमेबल से पास करते हुए हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। किस में जाता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से वो किस में जाता है बच्चों, हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। इतनी बात समझ आई अच्छे से, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, या फिर इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो तुम लोग, मूवमेंट ऑफ वाटर सॉल्वेंट अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, हमेशा ऐसे ध्यान रखना। तो इसका मतलब हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक, तो ये भी हमारे पास बी सही है, सी भी गलत हो गया। डी देखते हैं, डी में कह रहा है जो 32% ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन है बच्चों मोलैरिटी का, वो किसके बराबर आना चाहिए, वो हमारे पास बराबर आना चाहिए इसके, अप्रोक्सीमेटली 1.26 इसके बराबर आना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो एक फॉर्मूला तो पहले बहुत इजी है, जो कि डेंसिटी और मोलैरिटी दोनों का रिलेट करता है बच्चों। कैसे, हमारे पास मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू में हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट इंटू में हमारे पास डेंसिटी अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। ये फॉर्मूला मोलैरिटी और डेंसिटी का रिलेशन वाला फॉर्मूला, अगर इस फॉर्मूले को तुम याद कर लो तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से हो सकता है। देखो कैसे, यहाँ पे ध्यान तो देखो, डेंसिटी हमको कितनी दी हुई है, अच्छा डेंसिटी तो निकालना है, सॉरी मोलैरिटी कितना दिया हुआ है 4.09, तो 4.09 रखा, ठीक, इंटू में 10, इंटू में मास हमारे पास कितना दिया हुआ है 32, तो 32 रखा हम लोग ने। अब जब 32 रखा तो उसके नीचे H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चों 98, तो नीचे हम लोग ने 98 रख दिया, इंटू में 10 हो गया, इंटू में डेंसिटी हो गई, ये 4.09 दे रखा है, तो यहाँ से डेंसिटी नहीं आ जाएगी। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चों पता होता है। अब मान लेते हैं आपकी तरह ही मुझे भी फॉर्मूला नहीं पता था, अब क्या करें, अब जब फॉर्मूला ही नहीं पता था तो अब एक बार पहले हम लोग को H2SO4 का मास पता है, हाँ 100% में से 32% पता है, तो इसका मतलब 32 ग्राम हो गया उसका मास, ठीक है। उसका मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना था 98, तो इसका मतलब उसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास हो गया, तो इसका मतलब 32 अपॉन 98 हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से हमारे पास जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 1 बढ़ नहीं जाएगा, ये और 0.0 बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब 0.3 अप्रॉक्स समथिंग आएगा, 0.3265 के अप्रॉक्स समथिंग आएगा, ठीक है। अब ये मोल्स आए हैं तो ये मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हमको क्या पता है, हमको वॉल्यूम पता है ना, क्योंकि भाई मोलैरिटी है ना, तो मोलैरिटी में मास नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम चाहिए ना, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा। अब वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी होता है, ये हमको पता है। मास हमारे पास देखो डेंसिटी हमारे पास दे रखी है 1.26 सॉल्यूशन की, तो वॉल्यूम भी हमारे पास होगा सॉल्यूशन का, तो मास भी होगा तो सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन पूरा ओवरऑल हमारे पास 100 था, जिसमें से 32 प्रेजेंट था, इसका मतलब 100 डिवाइड बाय डेंसिटी, क्योंकि हमको पता ही नहीं है, क्लियर। लेकिन मिलीलीटर में तो हम इसको क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो ये से 0 से 0 मर गया, 0, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 1/10D। देखो 10 आ गया कि नहीं, यहाँ से वही फॉर्मूला बस वही पूरा अप्लाई हो जाएगा बच्चों।
अब देखना, तो हमारे पास यहाँ से वॉल्यूम भी आ गया। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओ। मोलैरिटी हमारे पास कितना आई थी, नंबर ऑफ मोल्स 0.3265 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 1/10D, ऊपर चला जाएगा भाई, जाहिर सी बात ऊपर जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10D हो जाएगा। अब यहां से पूरी वैल्यू अब सॉल्व हो जाएगी। तो यहां से हमको मोलैरिटी कितनी दे रखी है, मोलैरिटी हमको दे रखी है 4.09 दे रखा हुआ है, इज इक्वल टू हमारे पास अब इसको यानी हमारे पास आ जाएगा 3.265 आ जाएगा। डी आ जाएगा, डी नीचे उतर जाएगा यानी 1 चला जाएगा, यानी 1.2526 ग्राम पर मिलीलीटर, यानी डेंसिटी है ना तो ग्राम पर मिलीलीटर, यानी इसको हम चेंज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.26 ग्राम पर मिलीलीटर, हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ आया बच्चों, कोई भी डाउट नहीं आता अच्छे से, तो इसीलिए हमारे पास यहां से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ई क्या कह रहा है, नेगेटिवली चार्ज सोल इज ऑब्टेन्ड व्हेन केआई सॉल्यूशन इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा ठीक है, देखो हमारे पास कह रहा है केआई को अगर हम लोग ऐड करते हैं सिल्वर नाइट्रेट में तो तुम लोग को पता है ये डीकंपोजिशन रिएक्शन, डबल डीकंपोजिशन, तो यहां से AgI प्लस KNO3 निकल जाएगा। देखो बात समझने की कोशिश करना, अगर हमारे पास एक्सिस में KI है तो हमारे पास AgI और I माइनस एक्स्ट्रा निकलता है। अगर हमारे पास AgNO3 एक्सिस में तो हमारे पास AgI और Ag प्लस एक्स्ट्रा निकलता है। तो जो भी चार्ज एक्स्ट्रा होगा वो उस फॉर्म में निकलेगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिर्फ हमसे कह दिया है कि नेगेटिवली चार्ज्ड सोल फॉर्म ऑब्टेन्ड होगा अगर KI सॉल्यूशन को ऐड करते हैं सिल्वर नाइट्रेट में। मतलब कहने का है नेगेटिवली चार्ज सोल यहाँ पे, पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल यहाँ पे, तो इसका मतलब वो कह रहा है सिर्फ नेगेटिवली चार्ज, तो इसलिए वो करेक्ट हो जाएगा। यहां पे पॉजिटिवली भी हो सकता है और नेगेटिवली भी, तो यानी ऑप्शन नंबर ई भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी और डी करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, अच्छे समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, द लुईस एसिड ऑफ बोरॉन ट्राइहैलाइड। अच्छा ठीक है, अच्छा पहली बात बताओ पहले लुईस एसिड क्या होता है बच्चों, ये बात तो जानना बहुत जरूरी। देखो जो लुईस एसिड होता है ऐसे याद रखना हमेशा, वो हमेशा बराबर रहेगा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इसका मतलब अब एक बार बताओ, इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। इसका मतलब बोरॉन के पास डेफिशिएंसी है तो आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया। भाई कैसे, अब मैं एक का बता रहा हूं समझते जाना, ये सब हैं हैलोजेंस फैमिली के एक ही मेंबर्स हैं, सबके ही आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सबके ही आउटर मोस्ट शेल में 7 लोन पेयर्स होंगे। तो अब इस तरह लोन पेयर्स को डोनेट करेगा ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। इसके थ्रू डोनेट करेगा बच्चों, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। अच्छा चलो मैं आपको दिखा देता हूं कि ये बैक बॉन्डिंग के थ्रू कैसे डोनेट कर रहा है। सबसे पहले बनाओ अपना ब्रोमीन, अपना नहीं ब्रोमीन बनाओ, ब्रोमीन। मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इधर बना देता हूँ। देखो ब्रोमीन है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, फ्लोरीन है, ये हमारे पास फ्लोरीन है, ये हमारे पास फ्लोरीन है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अरे पहले यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2,7, ठीक। ये क्या है 287, ठीक। ऐसे ही हमारे पास ये हमारे पास सेकेंड पीरियड का, थर्ड पीरियड का, फोर्थ पीरियड का और फिफ्थ पीरियड का हो जाएगा बच्चों। इसका मतलब ये 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इसका मतलब 2p, 3p, 4p और ये 5p में चला जाएगा। इसका मतलब, और ये क्या है बोरॉन है, तो इसका मतलब ये 2,3, अरे भाई ये भी तो हमारे पास 2 पाई और ये 2p वाला तो है, तो इसका मतलब ये 2p और ये 2 पाई वाला है, मतलब 2p वाला है। तो अगर फ्लोरीन का तुम बनाओगे तो फ्लोरीन इस तरह और ये रहा फ्लोरीन इस तरह, तो फ्लोरीन के पास है लोन पेयर्स, तो ये इजीली इसको डोनेट कर पाएगा। लेकिन अब ब्रोमीन को क्लोरीन के साथ बनाओ, ये रहा तो क्लोरीन और भी दूर हो गया तो वो और दूर से डोनेट कर रहा है। फिर ऐसे ही ब्रोमीन और दूर हो जाएगा, आयोडीन तो और भी ज्यादा दूर हो गया। इसका मतलब यहां से क्या हो रही है, वीक बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो अब एक बात समझने की कोशिश करना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी बोरॉन पे वो उतना अच्छा स्ट्रॉन्गर एसिड कहलाएगा। समझ पाए कि नहीं भाई। लुईस एसिड का मतलब क्या है, लुईस एसिड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इसका मतलब उसके पास जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यानी मोर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब अगर मोर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो जाएगा तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा लुईस एसिड हो जाएगा। इतनी बात समझ रहे हो। तो सबसे अच्छा
बैक बॉन्डिंग कौन कर रहा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, और सबसे अच्छा एसिड किस में हो जाएगा? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन में हो जाएगा। समझ आया अच्छे से? पक्का? कोई भी डाउट नहीं है? तो देखो बोरॉन के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें कितने चाहिए उसके वैलेंस शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं, इसीलिए उसकी बैक बॉन्डिंग शो करता है, इसीलिए उसके एम्प्टी पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होते हैं। भाई बैक बॉन्डिंग का मतलब ही यही होता है बच्चों कि जो भी हैलोजन है वो अपने लोन पेयर को बैक डोनेट करेगा इनटू एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स ऑफ बोरॉन, इट इज कॉल्ड पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से? तो यहां से हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यहाँ से हमारे पास हाइड्रोकार्बन कह रहा है ए, ठीक है, कंप्लीट कंबशन कर रहा है 11 से, अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कह रहा है ऑक्सीजन है इतना, ठीक है, इसका मतलब पहले रिएक्शन लिखते हैं। हाइड्रोकार्बन CH, कंप्लीट कंबशन O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2O। बैलेंसिंग हाइड्रोकार्बन नहीं पता तो मान लेते हैं ये X होगा, ये Y होगा। यहाँ पे कार्बन X है तो यहाँ पे कार्बन X है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन Y है लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इसलिए Y/2 कर देते हैं। ठीक, अब ऑक्सीजन निकालना है तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2X, यहाँ पे ऑक्सीजन Y/2, तो इसका मतलब ऑक्सीजन हो गया 2X प्लस Y/2, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो इसको भी डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा X प्लस Y/4, क्योंकि ये 2 से 2 मर जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? हमारे पास आ जाएगा X प्लस Y/4 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है इक्विवेलेंट ऑफ वाटर हम लोग को दे रखा हुआ है 4, अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब y से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो y हमारे पास आ जाएगा 8। देखो बच्चों जब भी इक्विवेलेंट दिया हो तो उसकी स्टोइकियोमेट्री के उसको बराबर रख दो, तो यानी y हमारे पास कितना आ गया? 8 आ गया, तो यानी y हमारे पास यहाँ पे CH 8 आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना है, क्या निकालना है? इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा ठीक है, यानी x प्लस Y/2 इज इक्वल टू हमको कितना दिया हुआ है? हमको 11 दिया हुआ है, तो बस इसको सॉल्व कर लोगे तो हमारे पास यहां से कार्बन आ जाएगा। अरे कुछ समझ आया? पक्का कोई डाउट नहीं है? तो यहां से हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 C9H8 हमारे पास यहां से आंसर आ जाएगा। बस कोई डाउट यहां तक नहीं ना? इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इसका मतलब एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अरे वैसे ही नहीं, जैसे हम लिखते हैं 1s 2s 3p 4s 3d 4p 5d 6d, ऐसे ही हम लोग चलते हैं। ये ऑर्डर मैंने करेक्ट नहीं लिखा है बच्चों, मैं सिर्फ बता रहा हूं तुमको, ठीक है? तो यहाँ पे अच्छा ये इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद इसका मतलब अब देखते हैं। देखो n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, क्वांटम नंबर। L क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अच्छा ये सब कौन से रूल से जाएंगे? अरे स्पेलिंग लिख दो क्या, वरना तुम लोग कहोगे स्पेलिंग नहीं आती क्या सर? ठीक है, अब ये सब कौन से लॉ से जाते हैं? ये सब जाते हैं N+L रूल से। कौन से रूल से जाएंगे बच्चों? N+L रूल। अब बताओगे N+L रूल किसका है? ये है ऑफ-बाउ का, ये है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल का, ठीक है। अरे यहाँ पे PL नहीं PLE, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर N+L की वैल्यू सेम आ जाए तो N को देखना है। चलो देखते हैं, यहाँ पे N है 3, L है 0। अच्छा L अगर 0 तो S, L अगर 1 तो P, L अगर 2 तो D, L 3 तो F। ये वैल्यूज इसकी डिफाइंड हैं। इसका मतलब L0 है, M को कोई मतलब नहीं, M को हटा दो। M हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, उससे कोई मतलब नहीं है, अभी कोई मतलब नहीं। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा? 3s, ठीक। ये हमारे पास कितना है? ये हो जाएगा हमारे पास 3 तो है, L हमारे पास 1 है यानी 3p, ठीक। ये हमारे पास कितना है? N हमारे पास 4 है यानी 4s, N हमारे पास 3 है, L2 है यानी 3d। अब देखते हैं किसकी एनर्जी ज़्यादा है। यहाँ पे ऐड करो तो 3, यहाँ पे ऐड करो तो 4, यहाँ पे ऐड करो तो 4, यहाँ पे ऐड करो तो 5। सबसे ज़्यादा एनर्जी D वाले की, तो D वाले को निकाल दो। फिर उसके बाद 4 और 4 में देखना है, लेकिन 4 में हमारे पास यहाँ पे N की वैल्यू ज़्यादा है तो ये ज़्यादा हो गया यानी B आगे आ गया, ठीक। अब हमको देखना है कहाँ पे? 3p और 3s में। 3p में हमारे पास हो गया ये 4 हो गया, ये G यानी हमारे पास C हो गया, फिर A हो गया बच्चों, समझ आए? यानी ऑप्शन DBCA यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब अच्छे से समझ आया? पक्का कोई भी डाउट नहीं आता? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द एलिमेंट
प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन एंड इंटरन्यूरल ट्रांसमिशन। ओके, देखो इसका ये तो भाई याद करने वाला ही है। इसका अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा न्यूरोमस्कुलर फंक्शन और न्यूरोट्रांसमीटर सीरीज और जो एलिमेंट है उसके बारे में। इसका आंसर है कैल्शियम। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ, ध्यान से समझने की बच्चों कोशिश करना, जिससे हमेशा याद रहे। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। अगर बात करें हम ब्रेन की, ध्यान समझने की कोशिश करना, क्या करता है? ट्रांसफर नर्व सिग्नल्स। क्या करेगा? ट्रांसफर नर्व सिग्नल्स में हेल्प करेगा। पहली चीज, ब्रेन में कैसे हेल्प कर रहा है, ठीक। दूसरी बात, ये हेल्प करता है मसल्स में। मसल्स में कैसे हेल्प करेगा भाई? मसल्स में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये क्या करता है? इनेबल करता है, इनेबल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। फिर इसके बाद क्या करेगा? हार्ट में हेल्प करेगा। हार्ट में कोऑर्डिनेट हेल्प बीट्स, कोऑर्डिनेट हार्ट बीट्स, इसमें हेल्प करेगा, ठीक है। ये हार्मोन्स में हेल्प करता है बच्चों। किसमें हेल्प करता है? हार्मोन्स में। हार्मोन्स में कैसे हेल्प करेगा? रिलीज करेगा फ्रॉम ग्लैंड्स, हेल्प्स इन रिलीज, हेल्प्स इन रिलीज फ्रॉम ग्लैंड्स, फ्रॉम ग्लैंड्स, ठीक। फिर इसके बाद ही हेल्प, हमको तो पता ही, ये तो बहुत इजी है कि बोन में कैल्शियम हेल्प करता है स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग बच्चों इसको अच्छे से ध्यान रखना कि इसमें ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है और बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर फंक्शन का मतलब यही होता है बच्चों, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन का मतलब यही होता है बच्चों कि हमारी नर्व और मसल्स वर्क टुगेदर, एक साथ वर्क करना, तो उसकी वजह से होता है, ठीक। इंटरन्यूरल ट्रांसमिशन का मतलब होता है हाउ नर्व इम्पल्स पास थ्रू न्यूरॉन, हाउ नर्व इम्पल्स पासेस, पास ही कर लेते हैं, थ्रू न्यूरॉन। इस बात को बच्चों आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैल्शियम इन सब में रोल प्ले करता है। न्यूरोट्रांसमिशन में हमारे पास क्या होता है? रोल प्ले करता है, जो कि नर्व इम्पल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज की यहाँ पे बात होती है। तो यही सब हमारी पूरी वर्क करता है कैल्शियम का, क्लियर। यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है? अच्छा, बोरेक्स बीड की बात कर रहा है, ओके। अब मुझे कोई बता सकता है कि बच्चों बोरेक्स बीड होता क्या है? कभी शायद देखा हो आपने, देखा क्या मतलब कभी सुना हो? देखो, बोरेक्स बीड हमेशा एक क्वालिटेटिव टेस्ट है। क्या है? क्वालिटेटिव टेस्ट है। क्वालिटेटिव टेस्ट का यहाँ पे किसके लिए टेस्ट है भाई? इज यूज टू आइडेंटिफाई, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई। क्या आइडेंटिफाई करेगा? ट्रांजिशन मेटल्स। किसके लिए आइडेंटिफाई कर रहा है? ट्रांजिशन मेटल्स के लिए। अब ट्रांजिशन मेटल्स में क्या आइडेंटिफाई कर रहा है? कलर्स। क्या आइडेंटिफाई कर रहा है? कलर्स। दे इम्पार्ट टू बोरेक्स बीड, दे इम्पार्ट टू बोरेक्स बीड इन अ फ्लेम, इन अ फ्लेम, ठीक है। इतनी बात समझे। अब कैसे, थोड़ा सा एक बार देखते। पहली बात, बोरेक्स बीड बच्चों जानते हो क्या होता है? शायद जानते हो, चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O, ठीक। Na2B4O7। यहां से हमारे पास, तुम पहले बोरॉन को बनाओ। कितने बोरॉन है? 4, 1 2 3 4। सबके बीच में ऑक्सीजन लगाओ जल्दी से, सबके बीच में ऑक्सीजन लगाओ, ठीक। इस तरह सबको OH से कनेक्ट करो। सबको, बोरॉन की 3 वैलेंसी होती है ना, इसीलिए देखो सबको OH से कनेक्ट किया। अच्छा ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? अब इसके बाद हमारे पास कितने H निकल गए? पहले H देखो कितने निकल गए, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, इतने H निकल गए, 4 H निकल गए। यहाँ पे H कितने हैं? 20। इसीलिए बच्चों इसका जो डायग्राम होता है वो हमेशा इस तरह और इस तरह इधर लिखा होता है 8H2O। कितने H2O है? 16 बच्चों। और कितने ऑक्सीजन निकल गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने ऑक्सीजन बच गए हमारे पास? कितने थे टोटल? 7 और 10 17, 8 निकल गए, तो हमारे पास 9 बचे। तो इसलिए बाहर
9 ऑक्सीजन एटम्स, नहीं 9 अंदर हो गए ना, तो बाहर 8 ऑक्सीजन एटम हमारे पास रह गए। अब समझ आए अच्छे से, और बचा हुआ 2Na+ इस तरह बाहर रह जाएगा। ये होता है बोरेक्स बीट का फॉर्मूला, मैंने नॉर्मली बताया। अब यहाँ पे क्या होता है मैं बता देता हूँ, कॉपर सल्फेट के साथ यहाँ पे कॉपर 2+ होता है, हमारे पास बोरेट आयन होता है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास बनता है कॉपर 2 बोरेट आयन, यहां से हमारे पास क्या बने, कॉपर 2 बोरेट आयन। ये थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का होता है, लेकिन थोड़ा सा ब्लूइश भी होता है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं ब्लू ग्रीन कलर्ड कंपाउंड, ठीक है, या फिर ब्लू ग्रीन कलर्ड बीड, ये भी हम लोग इसको बोलते हैं बच्चों, ठीक है। यहां तक समझ आया अच्छे से, कोई डाउट नहीं यहां तक, पक्का। अब बोरेक्स, ये जो हमने लिखा हुआ ना बोरेट, इसको हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो बोरेक्स होता है ये एक फॉर्म अ ग्लासी बीड, के फॉर्म करता है, इसको हम लोग हीट करते हैं तो हम लोग को बोरेट आयंस मिलते हैं। उस बोरेट आयन को हम लोग कॉपर के साथ ट्रीट करा रहे हैं तो हम लोग को ग्रीन कलर शो होता है। अब यहां से ध्यान दो, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है अपॉन हीटिंग, ठीक है। फिर कह रहा है डिप्ड इन कॉपर सल्फेट ल्यूमिनस फ्लेम द कलर बिकम्स ग्रीन, सही है। द ग्रीन कलर ऑब्जर्व ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 1 मेटाबोरेट, नहीं यहाँ पे गलत हो गया, हमको क्या मिल रहा है कॉपर 2 बोरेट, यानी ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, सही हो गया। बोथ स्टेटमेंट 1 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर 2 आर फॉल्स। समझ आया अच्छे से, कोई डाउट नहीं आता। तो यहां से हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 यहां से क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर नॉट यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। अच्छा, डिसइंफेक्टेंट का मतलब बच्चों यहां से क्या समझते हो, इसका मतलब वो जर्म्स को किल नहीं कर रहा है, भाई एकदम सिंपल सी बात यही है ना, वो जर्म्स को किल नहीं कर रहा है। तो यहां पे हमारे पास एक वेरोनॉल और एक हमारे पास यहां से क्या कहते हैं प्रोंटोसिल, तो ये हमारे पास दोनों एक्ट करते हैं, एक्ट एज अ, देखो जो वर्नॉल है ये बहुत कॉमन है, ये हमारे पास कॉमन होता है स्लीपिंग पिल्स के थ्रू। कैसा, स्लीपिंग पिल्स के थ्रू ये हमारे पास बहुत कॉमन होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसका मतलब ये एक्ट कर रहा है, एक्ट एज अ ट्रांकुलाइजर, किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ट्रांकुलाइजर की तरह एक्ट कर रहा है। और ये जो एक्ट करता है, ये एक्ट करता है, एक्ट एज अ हमारे पास डिसइंफेक्टेंट की तरह बच्चों एक्ट नहीं करता है, ये एक्ट करता है टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मैं लिख दे रहा हूं टू ट्रीट बैक्टीरिया, देखो मेरे साथ बच्चों लिखते चला करो ताकि आप लोग की हैबिट भी बनती रहे, टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आज मेरा कैमरा खराब होने की वजह से, इसी वजह से आप लोग मुझे देख नहीं पा रहे हो, तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं। वैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, मुझे पूरा विश्वास है, आप लोग बहुत मन लगा पढ़ाई कर रहे हो, और आप लोग का डेफिनेटली जेई हो नीट हो, आप लोग का 110% क्लियर हो जाएगा, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरी तरफ से हमेशा आप लोग के लिए विश रहेगा कि आप लोग हमेशा बहुत अच्छे से क्लियर करो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे ठीक है कौन डिसइंफेक्टेंट की तरह नहीं है, तो हमारे पास कौन हो गया, वर्नॉल हो गया, प्रोंटोसिल हो गया। देखो यहां पे जो हमारे पास लिखा हुआ है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, क्लोरो जाइलिनॉल। देखो इसके आखिरी में इनॉल आ रहा है, इसके भी आखिरी में ओ इनॉल आ रहा है, इसके भी आखिरी में इॉल आ रहा है, ये सब आते हैं डेटॉल की तरह। मतलब एक ट्रिक बता रहे, ध्यान रखना, ये कॉमन, ये वाला जो कॉमन एंटीसेप्टिक है, ठीक, लाइक डेटॉल, इसकी तरह, लाइक डेटॉल की तरह, तो स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट है एंड जर्मिसाइडल है, ठीक, जर्म्स को किल करता है, ठीक है। अब ये जो बायोथिनॉल है, ये बायोथिनॉल बच्चों हमेशा क्या होता है, एडेड इन सोप। जब कभी भी अपना सोप वाला जो उठा के देखना, उस जो रैपर रहता है उसमें हमेशा लिखा रहेगा, आप लोग ने कभी शायद गौर किया, मैंने तो बहुत बार किया है, एडेड सोप फॉर इट्स एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज को यानी यूज एज अ, ये भी डिसइंफेक्टेंट की तरह रहेगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया टर्पिनियोल। अब ये टर्पिनियोल क्या है हमारे पास, फाउंड इन परफ्यूम्स, ये कहां पे फाउंड होता है, फाउंड इन परफ्यूम। अब ये परफ्यूम में कैसे,
अरे भाई हम लोग रूम में रूम फ्रेशनर की तरह इसको छिड़कते हैं, तो यानी डिसइंफेक्टेंट यानी जो थोड़े जर्म्स वर्म्स होते हैं उसको हम लोग किल करते हैं। तो फाउंड इन परफ्यूम्स एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट्स, ये माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है जिससे हमें भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, और यूज इन फॉर्मुलेशंस, तो ये भी यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी और डी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी और डी यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, पक्का, अच्छे समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोई भी डाउट नहीं आता। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, उसमें क्या कह रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट की बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, फॉर द यूज ऑफ इंडिकेटर इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। ओके, अच्छा तुम लोग मिथाइल ऑरेंज जानते हो? देखो मैं बता देता हूँ, जो मिथाइल ऑरेंज रहता है वो एसिडिक की तरफ रहता है, ठीक है, और जो फिनॉल थैलीन रहता है, फिनॉल थैलीन, ये हमारे पास थोड़ा सा बेसिक की तरफ रहेगा। तो इसी वजह से इसकी एसिडिक जो इसकी पीएच वैल्यू रहती है वो 3.1 टू 4.4 के अप्रॉक्स रहती है, ठीक, और जो इसकी पीएच वैल्यू रहती है वो हमारे पास 8.3 टू 10 के अप्रॉक्स रहती है। इसका मतलब ये रेड से चेंज करेगा, इसका मतलब ये रेड से येलो की तरफ ले जाएगा, यानी बेस की तरफ ले जाएगा, और ये वाला हमारे पास इसको क्या करेगा, पहली बात ये तो कलरलेस है, एसिडिक एसिड से ये हमारे पास कहाँ जाएगा, ये हमारे पास पिंक कलर में ले जाता है। इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए जो मिथाइल ऑरेंज है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक। तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक और वीक बेस में इसका कंपैरिजन चलता रहता है। और जो हमारे पास बच्चा जो फिनॉल थैलीन है वो हमारे पास एक वीक एसिडिक है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह ऐड करता रहता है। अब देखते हैं, मिथाइल ऑरेंज इज यूज्ड फॉर वीक एसिड, अरे ये तो पहले ही गलत हो गया। फिनॉल थैलीन यूज्ड फॉर सिंडिकेटर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, हाँ अभी हम लोग ने देखा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज इज यूज्ड फॉर सुटेबल फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस टाइट्रेशन, हाँ ये भी सही बात है, ठीक है। फिर उसके बाद फिनॉल थैलीन यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, हाँ ये भी बात सही है, क्योंकि हमेशा इसकी जो पीएच वैल्यू जो मिथाइल ऑरेंज की और भी जो अगर इसको कम किया जाता है और अगर थोड़ी सी इसकी रेंज बढ़ा के देखी जाती है तो इसकी जो पीएच वैल्यू रहती है वो 4 to 10 रहती है। किसकी, फिनॉल यानी फिनॉल थैलीन की, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 भी हमारे पास क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरे पास यहाँ से क्या है, इनकरेक्ट है। अच्छे समझ आया, पक्का, कोई डाउट नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कह रहा है C4H11 और N, अच्छा ठीक है। शो ऑप्टिकल एक्टिविटी गिव्स N2 गैस ऑन ट्रीटमेंट विद HNO2, ठीक है। कंपाउंड ए रिएक्ट कर रहा है विद PHSO2Cl, अरे ये कंपाउंड कुछ जाना पहचाना सा नहीं है, PHO2, PH यानी हमारे पास फिनॉल हो गया, यानी हमारे यहाँ पे सल्फर लगा हुआ है, S डबल बॉन्ड O, क्लोरीन लगा हुआ है इस तरह। अरे ये तो हिंसबर्ग टेस्ट है, कैसा है, हिंसबर्ग टेस्ट है। अब ये हिंसबर्ग टेस्ट जो बच्चों देता है वो 1 डिग्री अमीन सबसे अच्छा देता है, और 1 डिग्री अमीन होता है सॉल्युबल इन एल्कली, या तो NaOH हो या तो KOH हो, ये बात तो हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है ट्रीटमेंट विद HNO2, अरे और भी ज़्यादा कंफर्म हो गया कि अगर हमारे पास 1 डिग्री अमीन है इसको हम लोग HNO2 के साथ ट्रीट कराते हैं। बच्चों HNO2 का, अच्छा खुद ही बताओ एक बार कि HNO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। यहाँ पे ध्यान दो, जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या है, मान लेते हैं RNH2 है ना, इस तरह है, प्लस HNO2 कैसे बनाओगे, O डबल बॉन्ड N OH, HNO2 का ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से तुम वाटर निकाल दो, देखो वाटर हटा दिया तो हमारे पास क्या बचा, RN डबल बॉन्ड N, और यहां से हमारे पास क्या आ गया, OH आ गया, यहां से हमारे पास OH आ गया ना। तो इसका मतलब यहां से हमारे पास N2 गैस इस तरह रिलीज हो जाएगी हीट करने पे, तो N2 निकल गया, क्या बच गया, ROH। इसका मतलब यहां से क्या बनता है, ROH। और कौन दे पाएगा, 1 डिग्री अमीन, भाई अगर 2 डिग्री होगा तो यानी RNH और R हो जाएगा, तो ये H खाली अकेला इस O को कैसे रिमूव करेगा भाई। और अगर 3 डिग्री हो जाएगा तो इसका मतलब सारे H ही चले जाएंगे, तो वाटर रिमूव ही नहीं होगा, तो अल्कोहल बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 डिग्री अमीन भी है, और यहाँ से हमसे कह रहा है, अच्छा 1 डिग्री अमीन देखे पहले, एक कार्बन के साथ अटैच है 1 डिग्री, 3 कार्बन के साथ अटैच है, हटा दो,
3 कार्बन के साथ अटैच है, हटा दो। 1 कार्बन के साथ अटैच है तो यानी 1 डिग्री। अब इन दोनों में देखना है। अब कह रहा है यहाँ पे शो ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव मतलब कार्बन के एक्स वाई जेड डब्ल्यू चारों पोजीशंस क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दो, कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, अरे दो तो सेम हो गई, इसका मतलब गलत हो गया। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कार्बन के पास है हाइड्रोजन, एक के पास अमीन है, एक के पास मिथाइल है, एक के पास इथाइल है, यानी ये ऑप्टिकल एक्टिव, यानी ऑप्शन नंबर 4 मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। अब समझ आया अच्छे से, कोई भी डाउट नहीं यहाँ तक, पक्का ना? देखो हिजनबर्ग टेस्ट अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोग को और अच्छे समझा दूंगा, लेकिन अभी हम लोग कर रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, और यहां से हमको बताना जरूरी है कैसे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 यहां से क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। देखो हिजनबर्ग टेस्ट में हमारे पास 1 डिग्री अमीन रहता है, जो कि नाइट्रोजन के पास रहते हैं लोन पेयर। लोन पेयर क्या करते हैं बच्चों, इस यहाँ पे इसके ऊपर सल्फर के ऊपर अटैक मारते हैं, सल्फर के ऊपर अटैक मारने से ये क्लोरीन बाहर हो जाता है, हमारे पास पूरा कंपाउंड बनता है जो कि सॉल्युबल होता है KOH में लास्ट में। इतनी बात ध्यान रखना, KOH हो या NaOH हो, ठीक, पक्का, अच्छे समझा? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां से इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो नॉर्मल रेन इज स्लाइटली एसिडिक। अच्छा, नॉर्मल रेन बच्चों यानी जो नॉर्मल रेन जिसमें सब लोग भीगते हैं, नहाते हैं, खुश रहते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, उसकी pH वैल्यू कह रहा है 5.6, ठीक है, यानी एसिडिक थोड़ी सी कम है, यानी ये जस्ट स्लाइटली बिलो टू 7 है। अच्छा ठीक है, इसका मतलब हमारे पास ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड H2SO4, अरे तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, HNO3 भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे भी HNO3 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी हमारे पास H2CO3, अरे ये तो वीक एसिड है, वीक एसिड है, यानी इसका तो हमारे पास कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यही कॉज करेगा नॉर्मल रेन। कुछ समझ आया, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं ना? तो यहाँ पे हमारे पास जो नॉर्मल रेन जो कॉज करेगा वो कौन कॉज करेगा, वो हमारे पास करेगा वीक एसिड, क्योंकि H2CO3 ये हमारे पास वीक एसिड है, तो इसका मतलब इसका जो pH रहेगा वो 5.6 के अप्रॉक्स रहेगा, वो इतना ज़्यादा हायर नहीं जाएगा। बाकी सब क्या है, बाकी सब स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कॉज करेंगे। कोई डाउट नहीं यहाँ तक, एकदम अच्छे से क्लियर है, पक्का ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फिजिक्स ऑप्शन की बात कर रहा है, ठीक है, केमिस्ट ऑप्शन, फिर यहाँ पे हमको एक अमोनिया की फॉर्मेशन वाली रिएक्शन दे रखी हुई है, एनालिटिकल एप्लीकेशन और एड्सॉर्प्शन की बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझने वाली बात बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पहले एक बात बताओ, केमिस्ट ऑप्शन और फिजिक्स ऑप्शन क्या होता है, ये बता पाओगे? चलो हम पहले देखते हैं, थोड़ा सा क्लियरिटी लेते हैं। केमिस्ट ऑप्शन, केमिस्ट ऑप्शन यहाँ से हमारे पास क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना, केमिस्ट ऑप्शन एक केमिकल एड्सॉर्प्शन है। क्या है? देखो बहुत सिंपल टर्म में समझाने की कोशिश करूंगा जिससे क्लियरिटी अच्छी हो जाए। क्या है? एक केमिकल एड्सॉर्प्शन है, ठीक है, इन्वॉल्व रहता है, केमिकल है ना, तो केमिकल बॉन्ड में इन्वॉल्व रहेगा, इन्वॉल्व केमिकल बॉन्ड, ठीक है, किसके बीच में, एक सरफेस और उसके ऊपर चिपकने वाला, ठीक, सरफेस को क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेंट, क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेंट, और जो आ करके चिपक रहा है उसको बोलेंगे एड्सॉर्बेट। क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेट। द सब्सटेंस बीइंग एब्सॉर्ब्ड, एड्सॉर्बेट, एंड द सरफेस इज कॉल्ड एड्सॉर्बेंट, ठीक। अब ये स्पेसिफिक रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा और इरिवर्सिबल रहेगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर। और इसकी जो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन रहता है बच्चों, केमिकल बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो 80 से लेके 240 किलो जूल पर मोल तक क्या रहता है, इसका एड्सॉर्प्शन रहता है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन ये बहुत हाइयर है, किससे, फिजिक्स ऑप्शन से, ये इससे बहुत ज़्यादा हाइयर है। अच्छे समझ आया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो ये केमिकल बॉन्डिंग है। अच्छा एक बात बताओ, ये सिंगल लेयर है, ठीक है, इसके ऊपर एब्जॉर्प्शन आके चिपक गया, तो अब इसके ऊपर वो चिपकेगा तो वो दूसरी सरफेस हो जाएगी ना, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मोनो लेयर फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, मोनो लेयर, इसका मतलब ये सिंगल लेयर पे ही एक्ट करेगा। अच्छा ठीक है, यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गया। अब इसके बाद रखा हुआ फिजिक्स ऑप्शन, क्या होता है, फिजिक्स ऑप्शन। देखो फिजिक्स ऑप्शन अभी मैंने बताया ना, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी कम है केमिकल एब्जॉर्प्शन से, तो इसकी एनर्जी कितनी कम रहती है, 20 किलो जूल से 40 किलो जूल पर मोल तक रहता है, ठीक। क्यों इतना कम रहता है, क्योंकि इसमें वॉन्डर वॉल फोर्स एक्ट करता है। क्या एक्ट करता है,
वॉन्डर वॉल फोर्स ऐड करता है, और ये फोर्स बच्चों बहुत वीक होता है, लो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है इसी कारण से। ठीक है, अच्छे समझ आया, कोई भी डाउट नहीं आता, पक्का ना? तो इस वजह से हमारे पास ऑप्शन नंबर केमिस ऑप्शन का सिंगल लेयर एड्सॉर्प्शन, ठीक, फिजिक्स ऑप्शन का यहाँ से ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या दे रखा होगा, इसके बाद यहाँ से हमारे पास दे रखा है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया। अच्छा एक बात ध्यान दो, ये गैस है, ये सॉलिड है, इसका मतलब ये हेट्रो है, डिफरेंट है, फेस डिफरेंट है, और कैटेलिस्ट डिफरेंट है, इसका मतलब ये हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट में चला जाएगा। बाकी बचा हमारे पास एनालिटिकल एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी में चला जाएगा। तुम क्रोमेटोग्राफी बच्चों समझते हो ना क्या होती है क्रोमेटोग्राफी? क्रोमेटोग्राफी हमारे पास बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक एनालिटिकल सेपरेशन टेक्निक है। क्या है? एनालिटिकल सेपरेशन टेक्निक है। क्या है? एनालिटिकल सेपरेशन, क्या है? एनालिटिकल सेपरेशन टेक्निक है। ठीक, इतनी बात क्लियर? अच्छा ठीक है, ये कैसी टेक्निक है, क्या कर रहा है ये? स्टेशनरी फेस। अच्छा एक मिनट, पहले एक बात बताओ, ये एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल पे क्यों लाई करता है? ये एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल पे इसलिए लाई करता है बच्चों क्योंकि ये हमेशा ये ट्रैवल करता है थ्रू स्टेशनरी फेस से, थ्रू स्टेशनरी फेस से ये ट्रैवल करेगा। इसका मतलब ये कहां पे जाएगा? एड्सॉर्बेंट। इसका मतलब स्टेशनरी फेस तो हमारी सरफेस है ना, ठीक है, एट डिफरेंट रेट्स, कहां पे? एट डिफरेंट रेट ऑन देयर एफिनिटी फॉर द सरफेस। ये हमारे पास रहता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी हमेशा रियलाइज ऑन एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल फॉर सेपरेशन टेक्निक्स। इट इज अ एनालिटिकल टूल यूज्ड इन केमिस्ट्री बच्चों, बायोलॉजी और भी बहुत सारी जगह क्या होता है, ये यूज्ड होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर? अच्छा इसके एग्जाम्पल भी हमारे पास बहुत सारे होते हैं। एक होता है TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, या फिर हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एक ये इसका एग्जाम्पल होता है। दोनों ही डिपेंड करते हैं एड्सॉर्प्शन रिएक्शन पे। अब समझ आया अच्छे से, कोई डाउट नहीं आता? तो हमारे पास यहाँ से ऑप्शन नंबर डी का क्या हो जाएगा? थर्ड, यानी ए का हमारे पास है सेकंड, तो ए का सेकंड, ठीक है। सी, बी का हमारे पास है फर्स्ट, बी का फर्स्ट, सी का हमारे पास है फोर्थ, तो सी का फोर्थ, डी का थर्ड, तो डी का थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर मेरे पास यहाँ से क्या हो गया? 1 क्या हो गया बच्चों? करेक्ट हो गया। अच्छे समझ आया, कोई डाउट नहीं आता? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है साइक्लोहेक्साइलअमीन, हेक्साइल और साइक्लो, तो ये रहा हेक्साइल और साइक्लो, और अमीन यानी NH2। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड्स मतलब बॉन्ड्स लग जाते तो ये हमारे पास हो जाता एनिलीन। क्या हो जाता? एनिलीन। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, तो इसको ऐसे हम इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग ट्रीट करा रहे हैं नाइट्रस एसिड यानी HNO2 के साथ। अब तुम यहाँ पे समझने के बच्चों थोड़ा सा कोशिश करना। अच्छा ये भी 1 डिग्री अमीन है ना, तो मान लेते हैं मैंने 1 डिग्री अमीन लिया जिसके मैंने हाइड्रोजन्स ओपन कर दिया। ठीक है, इसकी जगह अरे तुमको बेंजीन दिखा दें? चलो ठीक है, थोड़ा और क्लियरिटी में यही साइक्लोहेक्साइल में दिखा देते हैं इस तरह। अब ठीक है, चलो अब हमारे पास क्या है? HNO2। HNO2 को भी थोड़ा सा ओपन कर दे, चलो ओपन कर देते हैं, तो OH N डबल बॉन्ड O। ठीक, अच्छा अब तुमको यहाँ से वाटर इजीली रिमूव होता हुआ बहुत अच्छे से दिख रहा है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? वही साइक्लोहेक्साइल हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे हमारे पास लग जाएगा N, जो कि ये लगा हुआ है, फिर इसके साथ N डबल बॉन्ड N लग जाएगा, N डबल बॉन्ड N और OH। अब इसको फाइनली हीट करने पर हमारे पास यहाँ से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मतलब नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, और हमारे पास यहाँ से बचेगा अल्कोहल। ठीक है, इसका मतलब साइक्लोहेक्साइल अमीन को जब भी हम नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? तो हमको मिल रहा है P कंपाउंड, जो हमको मिल रहा है वो हमको मिल रहा है OH यानी अल्कोहल। ठीक है, अब उस OH को हम लोग जब भी PCC के साथ ट्रीट कराते हैं, देखो अल्कोहल का जब भी PCC क्या है? एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर अल्कोहल से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड जाना है तो हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी K2Cr2O7 या फिर KMnO4 चाहिए। अगर हमें एल्डिहाइड जाना है CHO तो हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या PCC या PDC, ये हमारे पास पेनिडियम क्लोरोक्रोमेट है। ठीक है, और या फिर हम लोग फेलिंग टेस्ट ले सकते हैं, फेलिंग टेस्ट, या फिर टॉलेंस रिएजेंट हम लोग ले सकते हैं बच्चों। इतने सारे हैं हमारे पास।
तो OH से हम लोग को जाना है PCC के साथ ट्रीट करा रहा है तो हमारे पास एल्डिहाइड बनना चाहिए। अगर हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल है तो हमारे पास एल्डिहाइड, ठीक। अगर हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल है, मतलब इस तरह, तो हमारे पास ये चला जाएगा कीटोन में। ये बात ध्यान रखना, ये हमेशा का ही मेन रूल है, इस बात को ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। इसका मतलब अब यहाँ पे देखो ये एल्कोहल कैसा है, ये एल्कोहल हमारे पास 2 डिग्री, अरे भाई 2 डिग्री क्यों नहीं है, जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है उस कार्बन के साथ देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, और ये पूरी ऐसे रिंग आर्क की फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये हमारे पास कैसे है, ये हमारे पास 2 डिग्री तो एल्कोहल हुआ, तो यहाँ पे इस तरह ये हमारे पास क्या शो करेगा, ये शो करेगा कीटोन। इसका मतलब ये फाइनली अब बनाएगा कीटोन, ठीक है। इतनी बात हम लोग समझ गए। इसका मतलब इसके बाद जैसे ये कीटोन की फॉर्मेशन करेगा तो किस तरह बना देगा, इस तरह, अरे बीच में बेंजीन नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो ठीक, अब कीटोन बन गया। अब इसको कह रहा है वो ट्रीट करा दो बच्चों डाइल्यूट NaOH के साथ। यहाँ पे PCC व्हेन Q हमारे पास मिल गया और इज हीटेड विद डाइल्यूट NaOH। अच्छा ठीक है, डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट कराना है, यानी अब डाइल्यूट NaOH, इसका मतलब हमारे पास ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। यहाँ पे डाइल्यूट NaOH, अब एल्डोल कंडेंसेशन जा रहा है तो एक काम करो, इसी का ऐसे ही यहाँ पे देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे भी H होगा ना, यहाँ पे भी H होगा, तो इसी का ऐसे ही मॉलिक्यूल के साथ इसको ट्रीट करा दो इस तरह, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन में हमेशा अपने डबल मॉलिक्यूल के साथ वो रिएक्ट करता है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से कुछ ना करो, सबसे इजी फॉर्म बता रहे क्योंकि हम लोग MCQ सॉल्व कर रहे हैं ना, इसलिए। तो यहाँ से डबल बॉन्ड निकाल दो, जैसे ही ये निकाल दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, तुम्हारे पास इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो यहाँ पे ये बॉन्ड खाली हो जाएंगे, इसके 2 खाली हो जाएंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन चले गए और उसके 2 बॉन्ड चले गए, तो इस तरह यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन ये हो जाएगी। अब देखो ऐसे कहाँ पे बन रहा है, ऐसे ऑप्शन नंबर 2 में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब मैं तुमको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ बच्चों की कैसे हुआ होगा। ऐसे भी ये कोई ट्रिक है लेकिन एक परफेक्ट सीखने का तरीका नहीं है। तो यहाँ से परफेक्ट सीखने का तरीका बच्चों सिर्फ यही है कि हमारे पास डाइल्यूट NaOH है, ये यहाँ से बेस आता है OH माइनस, ठीक है। OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से एक H को निकाल ले जाएगा, इस H को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन अपने बॉन्ड यहाँ देके जाएगा, तो डबल बॉन्ड, तो बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो माइनस चार्ज, ठीक। अच्छा ठीक है, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जैसे ही यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करना, ये तो रेजोनेंस मैंने बताया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन दे के गया, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O था, ठीक है। अब इसने क्या किया, अपनी एक और यूनिट के साथ ही कंबाइन किया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर है माइनस चार्ज, तो यहाँ पे माइनस चार्ज, इस माइनस चार्ज ने यहाँ पे इसको एब्स्ट्रैक्ट किया, तो यानी यहाँ से देखो, यहाँ से खुद ही सोचो क्या बन गया होगा, डबल बॉन्ड, तो ये वाला कंपाउंड तो एज इट इज है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब वो यहाँ से यहाँ बॉन्ड बना होगा, ठीक। बॉन्ड कहाँ से बनाया होगा, इस कार्बन से बनाया होगा, इस वाले कार्बन से नहीं बनाया, इस वाले कार्बन से बनाया, तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास इस तरह बॉन्ड है, उसी के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, उसी के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, उसी के साथ पूरी रिंग है हमारे पास, ठीक। अच्छा इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद यहाँ से क्या होगा, ये हमारे पास O माइनस है, ठीक है। इसको वाटर से जो H प्लस है, ये OH माइनस जो H प्लस चला गया वो H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब यहाँ से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से जैसे ही OH को लेगा, H प्लस को लेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास OH, ठीक। अब जैसे ही OH हमारे पास आ गया है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा, इस OH को निकालेगा, जैसे ही इस OH को वो हीट कर रहे हैं ना, हीट करने पे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, मतलब OH निकलेगा H प्लस के साथ, ये H प्लस और ये OH माइनस, ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। जैसे ही ये निकलेगा तो यहाँ पे भाई, क्योंकि ये अल्फा कार्बन, उसके बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है, तो वहां से हाइड्रोजन निकला, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया और यहाँ पे इस तरह पूरी एक और यूनिट हमारे पास बन गई। समझ आया किस तरह हुआ, देखो बहुत इजी था, बिल्कुल टफ नहीं था, सिर्फ क्या था, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे बेस था, उसने इस एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर किया, जैसे ही इस हाइड्रोजन निकल गया, इस पे ऊपर आया माइनस चार्ज, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है तो इसमें माइनस, इस पे प्लस चार्ज, बॉन्ड इसने ट्रांसफर किया, यहाँ पे OH आ गया क्योंकि H प्लस था, यहाँ से H प्लस सॉल्यूशन से इसको मिला, अब H प्लस आ गया, यहाँ से अल्फा और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन और वाटर रिमूव किया, तो हमारे पास ये कंपाउंड बन गया जो कि एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म है। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है फ्रियोन हैलोजिनेटेड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, द वन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन। अच्छा, किसके स्ट्रक्चर में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन्स रहेंगी, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रियोन, देखो एक फ्रियोन 12 भी होता है, एक फ्रियोन 11 भी होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। जो फ्रियोन गैस होती है बच्चों, ये हमारे एयर कंडीशनर्स में यूज होती है, जिसकी वजह से जो हम लोग को ठंडी हवा आती है वो हम लोग को फ्रियोन गैस की मदद से आती है। खैर बहुत अच्छी नॉलेज मिल गई आज। यहाँ पे कार्बन, कार्बन की कितनी वैलेंसी, 4, तो 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 1 F और 2 F, बस इसको बोलते हैं फ्रियोन गैस। इसका मतलब फ्रियोन गैस में कितने क्लोरीन है, 1 और 2 क्लोरीन है, ठीक है। अब गैमेक्सीन देख लेते हैं। गैमेक्सीन, अरे तुमको बेंजीन बनाना आता है ना, बस बेंजीन बनाओ इस तरह। अब जितने हाइड्रोजन है हटा दो फटाक से, उस सब जगह क्लोरीन लगा दो, सब जगह क्लोरीन लगा दो। अब तो इतनी बात तो समझ आ गई, इसका मतलब इसी स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा ही होगा, तो गैमेक्सीन हमारे पास आंसर है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्लोरोपिक्रिन। अरे तुमने पिक्रिक एसिड सुना है ना, तो उसमें क्या होता है, NO2 होता है ना, हाँ तो बस वही है, और बाकी में सब जगह क्लोरो। इसमें कितने क्लोरो हैं, 3 है। अब हमारे पास एक और वर्ड है ऐसे, क्लोरल। अब देखो आखिरी में अल आ रहा है ना, तो इसका मतलब एल्डिहाइड होगा, तो एल्डिहाइड है, और बाकी बचे फिर सारे सारे क्लोरीन हैं। तो ये तो हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया पूरा का पूरा किसका, क्लोरल का। समझ आया ना, पक्का, अच्छे से, कोई डाउट नहीं आता, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, कभी कभी अगर मान लो, क्योंकि ये जो गैमेक्सीन है इसका दूसरा नेम होता है लिंडेन, तो इसको भी ध्यान रखना, हो सकता है कभी ना कभी तो तुमसे पूछ ले, ठीक है। और गैमेक्सीन का अच्छा यूज क्या होता है ये पता है बच्चों, ये एक्ट करता है, एक्ट एज अ इंसेक्टिसाइड। किसकी तरह एक्ट करता है, एक्ट एज अ इंसेक्टिसाइड यूज्ड टू किल इंसेक्ट्स, ठीक, पक्का। यहां तक हमारे पास जो आंसर हो गया वो हो गया गैमेक्सीन, हमारे पास आंसर हो गया, क्योंकि उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ड्यूमास मेथड की बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक, द सैंपल इज हीटेड विथ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, एंड द गैस इवॉल्व्ड इज पास्ड। अच्छा ठीक है, इसका मतलब हमसे कह रहा है कोई एक ड्यूमास मेथड है, ठीक है, उस ड्यूमास मेथड को ये क्या करा रहे हैं, ट्रीट करा रहे हैं, ठीक है, गैस इन्वॉल्व हो रही। अच्छा आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, हमारे पास कोई भी नाइट्रोजन कंटेनिंग, देखो यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन की बात कर रहा है, अब मतलब कोई ना कोई हमारे पास कंपाउंड होगा जिसमें नाइट्रोजन होगा, तो मान लेते हैं वो हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मान लेते हैं हमारे पास CH और N, क्या है, CH और N है, ठीक। अब हमको अभी पता ही नहीं कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये X मान लेते हैं, Y मान लेते हैं, Z मान लेते हैं, प्लस इसको हीट करा रहे हैं कॉपर ऑक्साइड के साथ। अच्छा ठीक है, गिव्स आउट, हमको पता नहीं क्या बनना चाहिए। यहां से हमारे पास देखो, हमेशा ध्यान रखना, CO के साथ मिलके CO2, HO के साथ मिलके वाटर, क्योंकि नाइट्रोजन तो हमें हटाना है ना, इसलिए बाकी बचा N2 और बाकी बचा हमारे पास Cu, ठीक। अच्छा ठीक है, इसका मतलब अब बैलेंसिंग अगर तुम करना चाहोगे तो यहाँ पे CX है, CX, HY है, तो यहाँ पे Y/2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 H है ना, तो एक Y/2 कर दिया। अब नाइट्रोजन ये Z है, तो यहाँ पे हमने नाइट्रोजन Z कर दिया, लेकिन नाइट्रोजन भी N2 के फॉर्म में है, तो Z/2 हो गया, ठीक। बाकी बचा कॉपर की बैलेंसिंग और CuO की बैलेंसिंग, कैसे करेंगे, देखो H, देखो ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पे है, तो ये हो गया 2X, ठीक, ये हो गया Y/2 प्लस Y/2, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन तो सिंगल में चलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सब जगह, यहाँ पे देखो डबल डबल उस फॉर्म में ना, तो इसको हमें सिंगल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नहीं, यहाँ पे भी तो अच्छा एक ही है, ठीक है, जो सबका सिंगल ही है, तो यहाँ पे हमारे पास Y/2 नहीं होगा। अगर यहाँ पे हमारे पास O2 होता तब हम लोग इसका डिवाइड बाय 2 कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बैलेंसिंग आ गई, इसकी बैलेंसिंग आ गई 2x प्लस Y/2, और यही बैलेंसिंग कॉपर की भी हो जाएगी, तो 2x प्लस Y/2, ठीक। अच्छा ठीक है, इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड की मदद से उसने नाइट्रोजन गैस में इसको कन्वर्ट कर दिया यार। कॉपर ऑक्साइड की मदद से उसने क्या किया, उसने नाइट्रोजन गैस में इसको कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन गैस के प्रोडक्शन के लिए तो है कौन, कॉपर ऑक्साइड, लेकिन हमारे पास यहाँ पे देखो कॉपर गॉज भी दे रखा हुआ है।
अब कॉपर गॉस का क्या रोल है वो भी हमें समझना बहुत जरूरी है। कॉपर गॉस का जो रोल है बच्चों, वो हमेशा क्या करता है, सैंपल को, देखो पहले क्या होगा, तुमको एकदम फाइंड से तुम्हें पूरा स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ फिर से। हम लोग क्या करते हैं ड्यूमास मेथड में हम लोग नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, परसेंटेज कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, ठीक है। फिर उसमें हम लोग यूज करते हैं CuO क्या करता है, कार्बन को कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर देता है वाटर में, इतनी बात ध्यान रखना। और बची हुई N2 गैस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, ठीक। अच्छा, बाकी सब अगर ऑक्सीजन से मिल रहे हैं तो नाइट्रोजन भी तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से मिलेगा ना बच्चों, तो इसका मतलब वो भी कहीं ना कहीं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बनाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड बनाएगा। तो इसीलिए समटाइम्स क्या हो जाता है, समटाइम्स ऑल्सो फॉर्म NO2 और NO, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंपाउंड ये फॉर्म करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड से कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो इसीलिए इन गैसेस को रिमूव करने के लिए रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम NO2 और O2, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं हॉट कॉपर गॉज। इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हॉट कॉपर गॉज हम लोग यूज करते हैं, जिसमें ये कन्वर्ट कर देता है प्योर N2 गैस में, ठीक है। अब ऐसे ही ये जो हॉट कॉपर गॉज है ना, ये ऐसे यूज नहीं होता, हम लोग यहां पे यूज करते हैं इन एल्कलाइन पायरोगैलॉल हम लोग यूज करते हैं। अब ये एल्कलाइन पायरोगैलॉल क्या है, पायरोगैलॉल पता है क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे पास बेंजीन है, कुछ नहीं करना है, एक OH यहां लगाना है, एक OH यहां लगाना है और एक OH यहां लगाना है, इसको हम लोग बोलते हैं पायरोग्लाइलॉल, ठीक है। अब इसका हम लोग यूज करते हैं जिसकी वजह से हमें परफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन मिलता है। अब इसका रोल क्या है, इसका रोल ये है कि ये एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब CO2 और O2, लेकिन ये सिर्फ N2 को एब्सॉर्ब नहीं करता है, इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं ताकि हमें और भी एकदम प्योर नाइट्रोजन गैस क्या हो, फॉर्म हो। अब समझ आया पक्का, अच्छे से, कोई डाउट नहीं आता। अच्छा, बहुत से बच्चों के मन में कभी कभी डाउट रह जाता है, ये कॉपर गॉस क्या होता है। कॉपर गॉस बेटा एक थिन, मैं बता देता हूं, एक थिन नेट और मेश मेड ऑफ मेटालिक कॉपर होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। तो हम लोग कॉपर गॉस का यूज करते हैं जिसमें से हमारे पास प्योर नाइट्रोजन गैस हम लोग को मिलती है और बाकी जो CO2 O2 जो रिलीज हो रहे हैं उसको हटाने के लिए हम लोग एल्कलाइन पैरोग्लाइलॉल का यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है और N2 गैस नहीं एब्जॉर्ब करता है। तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा कंप्लीटली क्या, ड्यूमास मेथड। अब यहाँ पे कह रहे हैं एंड द गैस इज इन्वॉल्व्ड, कौन सा मेथड, कॉपर गॉस की मेथड की वजह से, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। CuO की मदद से तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। समझ आया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव फिल्ड f ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट। अच्छा ठीक है, ये हमारे पास समैरियम है, यूरोपियम है, टर्बियम है, गैडोलिथियम है और प्रोमीथियम है, ठीक है। ये सब के सब हमारे कैसे हैं, लैंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट्स हैं। अच्छा ठीक है, लैंथेनाइट सीरीज में सबके डी जो है खाली रहेंगे, सिर्फ एक दो में है जिनके पास 1 रहेंगे, एस सबके फिलअप रहेंगे, एफ जो चलेगा वो चलेगा 1 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 और 14 इस तरह चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 14 एलिमेंट्स होते ही हैं। अब देख लेते हैं कि किसके हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड मैं आपको बता देना चाहता हूं, हाफ फील्ड हमारे पास जो है एक यूरोपियम रहता है, ठीक, और एक गैडोलिनियम रहता है, और फिर लास्ट के 2 रहते हैं हमारे पास लुटेशियम और इटर्बियम। तो ये 4 हमारे पास परमानेंट रहेंगे। अब कैसे इसको याद करेंगे, देखो ध्यान दो, पहले यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये सब स्टार्ट होते हैं 57 से, ठीक, जाएंगे कहां तक, जाते हैं हमारे पास 71 तक, ठीक। इसके पहले नोबल गैस आती है जेनॉन की 54, ठीक। इसका मतलब अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है, सब में हमारे पास 4f है, 5d है, 6s है। अगर हमारे पास 54 निकल गए तो हमारे पास कितने बचे होंगे, मान लेते हैं ये लैंथेनम तो हमारे पास f ब्लॉक एलिमेंट है नहीं, तो हम इसको हटा देते हैं,
सीरियम से चलते हैं 58, तो हमारे पास कितने बच गए, 4 बच गए। तो तुम्हें सबसे पहले 2 तो एस को दे देना है, ठीक, फिर एक एफ को जाएगा और एक डी को जाएगा। अब देखो डी हमारे पास किसमें, डी हमारे पास बस सीरियम में है, और फिर उसके बाद हमारे पास गैडोलिनियम जैसे ये रहा, और फिर हमारे पास लास्ट में हमारे पास आता है लुटेशियम। बस इनके ही डी फिलअप है, बाकी किसी के भी डी फिल नहीं है। इसका मतलब यहां पे हमारे पास सब, अगर हमारे पास यहां से लेते हैं प्रेसियोडायमियम, अगर हम लेते हैं 59 लेते हैं, यानी 5 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो हमारे पास 2 यहां चले गए, 3 हमारे पास कहां चला गया, एफ में चला गया। और इसकी एफ की नंबरिंग ही ऐसी होती है, 1 होता है, 2 छोड़ दो, 3 4 5 6 7 7 8 नहीं रहेगा, 9 10 11 12 13 और फिर 14 चलेगा। समझ आया यहां तक, पक्का, अच्छे से कोई डाउट नहीं आता। तो यहां से हमारे पास जो हाफ फील्ड है वो कौन है, हमारे पास यूरोपियम, गैडोलिनियम, लुटेशियम और यटर्बियम, ये हमारे पास हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। इसके अलावा कोई भी हाफ फील्ड नहीं है। इस बात को आप अपने मन में अच्छे से बैठा ले, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर यूरोपियम और गैडोलिनियम यानी ई, बी और डी ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंपाउंड ए C5H10O5, ठीक है, एक टेट्रा एसीटेट कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, टेट्रा एसीटेट है, इसका मतलब यहां से हम लोग को 4 OH माइनस आयंस मिलेंगे। अच्छा, ठीक है। ऑन ऑक्सीडेशन विद ए, ओके, Br2H2O, अच्छा, ठीक है। अच्छा, तुम देखो ये सब ग्लूकोज जैसे स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये तो ग्लूकोज नहीं है, यहाँ पे 4 होना चाहिए था, ठीक। अच्छा, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो ग्लूकोज जो होता है वो Br2 के साथ रिएक्शन करके वो इस CHO को कन्वर्ट कर देता है COOH में, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन हमारे पास उसमें तो 6H होते हैं ना, तो 6H हमको चाहिए। तो पहले देखो एल्डिहाइड कहाँ पर, एक एल्डिहाइड ये रहा, एक एल्डिहाइड ये रहा, ये तो कीटोन है, हटा दो, ये भी कीटोन है, हटा दो, यानी इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, ठीक। अब इसके बाद इन्होंने बोल भी रखा, अच्छा C5 है, हम लोग को यानी C6 वाला नहीं लेना है, तो कोई मतलब नहीं है, हम लोग को चाहिए C5 वाला। अब देखो दोनों में C5 है, 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 5, हाँ, ठीक है। इसके बाद कह रहा है इसका हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं HA का, हमारे पास जो रिडक्शन ऑफ A, ठीक है, और फिर उसका गिव्स आइसोपेंटेन, यानी पहले ऑक्सीडेशन ऑफ A किया विद Br2, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग कर रहे हैं रिडक्शन आइसोपेंटेन, ओके। अच्छा, एक बात ध्यान दो, आइसोपेंटेन कैसे बनेगा, आइसोपेंटेन इसी तरह बनेगा ना, ये 1 2 3 4 5, अच्छा 5 है ना, तो 6 कहां से हो गया यार, तो यहां से हमारे पास इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, N पेंटेन, ये हमारे पास क्या बन गया, N पेंटेन, क्योंकि ये देखो स्ट्रेट चेन है। अब तुम इसको ओपन करो तो कार्बन कार्बन कार्बन, उसके साथ एक और कार्बन, उसके साथ एक और कार्बन, यानी ये देखो ये आइसोपेंटेन जैसा स्ट्रक्चर खुद दे रहा है। भाई तुम देखो ये ऐसे स्ट्रेट चेन ले लो और उसके साथ ये ले लो, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और ये आइसोपेंटेन जैसा स्ट्रक्चर दे रहा है। ये तो भाई एकदम N हेक्सेन, एकदम मतलब N पेंटेन एकदम स्ट्रेट दे रहा है ना, तो इसलिए ये तो हो नहीं पाएगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी यहां से हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ आया, पक्का। देखो एक बात ध्यान रखो, जो भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो हमेशा HI के साथ रिएक्ट करके एक चेन की फॉर्मेशन करता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने भी हो हमारे पास, किसकी फॉर्मेशन करता है, हमारे पास उसकी फॉर्मेशन करता है, N हेक्सेन N पेंटेन की फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है आइसोपेंटेन की फॉर्मेशन कर रहा है, और देखो आइसोपेंटेन जैसा स्ट्रक्चर तो सिर्फ इसी ने दे रखा हुआ है ना, देखो इस तरह, ये इस तरह, तो इसका मतलब यही फॉर्मेशन करेगा, उसके अलावा तो कोई करेगा नहीं। तो यहां से हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर सेक्शन बी के ऊपर। अच्छा ठीक है, अब सेक्शन बी के हम लोग के सेक्शन ए के हमारे पास सारे क्वेश्चंस फिनिश हो गए हैं। अब सेक्शन बी देख लेते हैं। सेक्शन बी में हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है
द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इस, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट यानी हमें के दे रखा हुआ है, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस 1/32 लेवल। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने हमें 1/32 के फॉर्म में दे रखा हुआ है, ओके। अब यहाँ से हम लोग पूरी रिएक्शंस लिखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास के दिया हुआ है कितना, 20 मिनट दिया हुआ है, ठीक है, रेट कांस्टेंट दे रखा हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बच्चों क्या लिखोगे, T इज इक्वल टू 2.303, ठीक, डिवाइड बाय के लॉग ऊपर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, नीचे हमारे पास फाइनल का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक, कॉन्सेंट्रेशन तो कॉन्सेंट्रेशन के ब्रैकेट्स, ठीक है। इसके बाद है यानी T इज इक्वल टू 2.303, ये हमारे पास कितना दिया हुआ है 20 लॉग। अब इनिशियल और फाइनल क्या लोगे, देखो इन्होंने क्या रखा है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट था वो रिड्यूस हो चुका है इतने में। इसका मतलब अगर हम लोग ए नॉट बाय ए लेंगे तो हम, अरे ए नॉट बाय ए लेंगे, ए है ना, तो यानी यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास 1/32 हो जाएगा क्योंकि फाइनल दिया हुआ है, ठीक। तो ऊपर क्या लोगे, इसका मतलब 1 में से 1/32 क्या हो गया होगा, रिड्यूस हो गया होगा। भाई अगर ये 32 होता तो हम 100 ले लेते, ये 1/32 है तो हमने 1 ले लिया है। तो इसको अब सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, log 32। अब log 32 तो भाई हमें नहीं आता है, तो मैं काम कर सकता हूं, मैं log 32 को मैं लिख सकता हूं log 2 की पावर 5 में लिख सकता हूं, है ना। 5 को मैं आगे ले लेता हूं, log 2 हो जाएगा। log 2 की वैल्यू हमारे पास होती है 0.3010, तो इसको हम लोग 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 3 5 जा 15। अच्छा ठीक है, यानी 1505 के अप्रॉक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमको पता चल गया, ठीक। इसका मतलब log 32 आ गया 1.505, ठीक। ये आ जाएगा हमारे पास 2.303 इनटू में अपॉन में आ गया हमारे पास 20, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1734 मिनट आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास t आ गया। लेकिन वो देखो वो इंटीजर के फॉर्म में कह रहा था 10 की पावर -2, ठीक है। इसका मतलब हम लोग 0 को इधर शिफ्ट कर देते हैं 2 डिजिट, तो 17.34 इंटू में 10 की पावर -2, तो हमारे पास 17 अप्रॉक्स नियरेस्ट इंटीजर हमारे पास आंसर आ गया। समझ आया अच्छे से, बहुत ईजी था, बिल्कुल टफ नहीं था, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लगाया और फिनिश कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4, ठीक, H2O, ठीक, CO2, ठीक, HCl, ठीक। अच्छा देखो यहाँ पे CCl4 है हमारे पास माइनस का 105, ठीक। H2O है हमारे पास माइनस का 242, गलत। यहाँ पे देखो 2 H2O है और यहाँ पे 1 H2O है, तो इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक। CO2 हमारे पास कितना दे रखा हुआ है, माइनस का 394, ठीक। और HCl हमारे पास कितना दे रखा हुआ है, HCl दे रखा हुआ है माइनस का 92, गलत। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, यानी माइनस का 368। अब बस तुमको क्या करना है, एंथैल्पी चेंज ही तो निकालना है, निकाल लो जल्दी से। कैसे निकालते हो एंथैल्पी, डेल्टा H इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अरे भाई यहाँ पे सबमिशन डेल्टा नॉट H प्रोडक्ट माइनस इसी पूरे चीज का रिएक्टेंट, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट मैंने लिख दिया, घबराए तो नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट में हमारे पास कितना दे रखा था, CO2, और हमारे पास क्या दे रखा हुआ है, HCl। तो अरे बस सॉल्व कर लो फटाक से। CO2 हमारे पास कितना दे रखा हुआ है, माइनस 394 दे रखा हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस का साइन, माइनस का हमारे पास HCl 394 है, 368 है, 368 है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, लेकिन बड़ी वाली डिजिट माइनस की रह जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 762, ठीक है। अब रिएक्टेंट को सॉल्व करते हैं जल्दी से, प्रोडक्ट हमने रख दिया था, रिएक्टेंट, अरे भाई समझ पा रहे हो ना, CO2 प्लस 4HCl,
CO2 का हमारे पास था माइनस का 394, प्लस का हमारे पास है माइनस का 368, इसको हम लोग ने सॉल्व किया तो माइनस का 762। अब इतना तो सोच सकते हो। फिर हमारे पास CCl4 है, प्लस का 2H2O है। CCl4 हमारे पास दे रखा हुआ था, कितना दे रखा हुआ है, माइनस का 105, ठीक है। फिर बीच में हम लोग ने क्या किया, प्लस का साइन लगाया, माइनस का 484 है। तो ये इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो इतना से इतना चला गया, यानी आखिरी में 9 आएगा, ये हमारे पास ऐसे हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा 589, हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो माइनस में हमारे पास दे रखा हुआ है 762, ठीक, बीच में माइनस का साइन आएगा, हमारे पास आया माइनस का 589। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 173 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ आया? अरे बिल्कुल टफ नहीं था यार, बस खाली डेल्टा एच फॉर्मेशन वाला फॉर्मूला रखा, हमारे पास आ गया आंसर 173। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है अ सैंपल ऑफ मेटल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला m हमारे पास दे रखा हुआ है 0.83, ठीक है। ऑक्सीजन दे रखा हुआ है 1.03। कह रहा है मेटल एग्जिस्ट कर रहा है 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 और +3। अच्छा, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, दूसरे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। इसका मान लेते हैं हमारे पास ये -2 वाला है तो ये +2 वाला है। इसका मतलब हम अगर हमारे पास मेटल +2 वाला अगर हमारे पास x है तो मेटल +3 वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.83 -x। खुद ही बताना, इसके अलावा कुछ और हो सकता है? इसके अलावा तो कुछ और नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन के चार्ज से इसको बैलेंस करना है। इसका मतलब टोटल हमारे पास कितना दिया हुआ है, टोटल m+2 एंड m+n, यानी इसको हम लोग ले लेंगे, इसके चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस का साइन। फिर इसके बाद हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 3 हमारे पास 0.83 माइनस का x। अब हमें उसके चार्ज को बैलेंस करना है तो हमने इधर +2 ले लिया, क्योंकि इसके पास चार्ज कितना था बच्चों, -2 था। समझ आ रहा है ना क्वेश्चन कैसे किया, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस हमारे पास हो जाएगा 2.49 माइनस का हमारे पास हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास हो जाएगा -x इज इक्वल टू 2 माइनस का 2.49, यानी माइनस माइनस कट जाएगा। अरे भाई इसकी वैल्यू, अरे यार इसको इस तरह भाई था 0 माइनस का 0.49, तो ये कट जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0.49, ठीक है। यानी x की वैल्यू आ गई, यानी इसकी x की वैल्यू इतनी हो गई। अब मेटल +3 में हमारे पास अगर उसमें से हम घटा देंगे, मेटल +2 वाला है हमारे पास 0.49 और मेटल +3 वाला हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.83 में से हम माइनस कर देंगे 0.49 को, तो हमारे पास आ जाएगा 0.34। अब हमसे कह रहा था मेटल +2 का हम लोग को क्या निकालना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। तो हमारे पास कितना है 0.49, अपॉन में हम लोग क्या रख देंगे, टोटल का हमारे पास है 0.83, परसेंटेज कॉम्पोजिशन है तो इनटू 100 हो गया। तो हमारे पास यहाँ से आंसर हमारे पास आ जाएगा 59.04% के अप्रॉक्स आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 59। समझ आया? कोई डाउट नहीं आया तक, बहुत ईजी था। तो यहाँ से हमारे पास आंसर नंबर 59 क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेजिस्टिविटी दे रखी हुई है, ठीक है, ये दे रखी हुई, सॉरी ये 5 × 10⁻³ ओम सेंटीमीटर, ठीक है। मोलार कंडक्टिविटी पूछ रहा है। मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलार कंडक्टिविटी होता है हमारे पास काप्पा इंटू में 1000 अपॉन में हमारे पास आ जाएगा मोलैरिटी, ठीक। अच्छा ठीक है, अब यानी यहाँ से हमारे पास काप्पा क्या होता है, 1 रेजिस्टिविटी होता है। 1 रेजिस्टिविटी हम लोग को दी हुई है, कितनी दी हुई है। अब मैं काम करूं, मैं इसको इस तरह लिख दूं क्या, देखना 1/5 × 10⁻³ है। 10⁻³ को अगर मैं ऊपर भेज दूं तो ये 1000 हो जाएगा 5, तो ये 5 20 से कट जाएगा, मतलब 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास 200, ऊपर यूनिट भी जाएंगे तो सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, ठीक। इसका मतलब हमारे पास काप्पा आ गया है, कितना आ गया 200 इंटू में हमारे पास 1000 हो गया, ठीक है। और नीचे हमारे पास मोलैरिटी दी हुई है 0.8। इसको हम लोग ने फर्दर सॉल्व किया तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नीचे आ गया हमारे पास 0.8, ठीक है। यानी इसको अब हम लोग फर्दर कैंसिल आउट करेंगे तो यानी ये जाएगा हमारे पास
2 समथिंग जाएगा, 2 5 जा 16, फिर 2 8 5 जा 40, हाँ 25 समथिंग जाएगा। और कितने जीरो आएंगे हमारे पास? 4 जीरो आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो 2 तो चलेगा और 0 पॉइंट उसका ऊपर आ गया। तो 2 5 1 2 3 4, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 25 इंटू में 10 की पावर 4, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो सिंपल हमारे पास ये पूरा का पूरा आंसर आ गया 25। क्लियर? नियरेस्ट इंटीजर में वो बोल रहा था 10 की पावर 4 बोल रहा था ना, हाँ 10 की पावर 4 में निकाल दिया। अगर 10 की पावर 5 में कहता तो 2.5 समथिंग हो जाता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एट 298 केल्विन, ठीक है, द सॉलिबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड की बात कर रहा है। ओके, तो पहली बार 298 केल्विन कह रहा है और सॉलिबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड की बात कर रहा है। इसका मतलब सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl हमें उसने कितना दे रखा हुआ है? 1.434 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। कह रहा है माइनस लॉग KSP। भाई साहब आप निकाल के बताएं। तो माइनस लॉग KSP बच्चों कैसे निकालते हो? हमारे पास जैसे हमारे पास दिया हुआ है AgCl, इसको ब्रेक करते हैं Ag प्लस प्लस Cl माइनस में ब्रेक करते हैं, तो ये S है, तो ये S है, इसका मतलब ये S का स्क्वायर है, तो यही हमारे पास KSP आ जाता है। अब हम लोग को S मिल जाए तो हम लोग क्या कर लेंगे? हम लोग KSP बहुत ईजिली फाइंड कर लेंगे। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को? ठीक है, अब इसका मतलब हमें चाहिए इसकी सॉलिबिलिटी। अब देखो सॉलिबिलिटी का फॉर्मूला ही यही होता है, गिवन सॉलिबिलिटी अपॉन में हमारे पास रहता है मॉलिक्यूलर वेट, जिसका सॉलिबिलिटी का हो तो मॉलिक्यूलर वेट किसका रखोगे? AgCl का रखोगे। ये सॉलिबिलिटी का बच्चों फॉर्मूला ही होता है। लेकिन तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हमारे पास AgCl के 1 मोल है यहाँ पे, तो Ag प्लस और Cl माइनस के भी, इन सब के भी एक ही एक बनेंगे। टोटल इधर हमारे पास हो रहे हैं 2, इधर हमारे पास कितने? 1। लेकिन ये हम लोग क्या बात कर रहे हैं? मोल की। लेकिन यहाँ पे हमें दे रखा हुआ है क्या बच्चों? ग्राम पर लीटर। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, हमारे पास जो सॉलिबिलिटी दी हुई है, समझने की कोशिश करना, सॉलिबिलिटी जो दी हुई है हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं इन मोल पर लीटर में। ठीक, तो हम लोग यहाँ से ग्राम पर लीटर हम लोग को पहले वाला दिया हुआ है, देखो गिवन सॉलिबिलिटी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जो उसका मॉलिक्यूलर मास वाली यूनिट लिखेंगे वो हम लोग क्या लिखेंगे? ग्राम पर मोल दे रखा हुआ है। देखो ये देखो 1 ग्राम पर मोल दे रखा हुआ है, 1 ग्राम पर लीटर दे रखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ से मोल और लीटर कॉमन है, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग इसको मोल और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग को जितनी सॉलिबिलिटी दे रखी हुई बच्चों, सॉलिबिलिटी हम लोग को कितनी दे रखी हुई? 1.434 इंटू 10 की पावर -3 दे रखा हुआ है। अब AgCl का पूरा मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? देखो Ag हमारे पास दिया हुआ है 107.9 और Cl दे रखा हुआ है हमारे पास 35.5। अब आप इसको ऐड करोगे तो हमारे पास आता है 143.4, जिसको आप लोग फर्दर सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर -5। क्लियर? अब ये 10 की पावर -5, इसका मतलब हमारे पास सॉलिबिलिटी आ चुकी है। ऐसे ही हमारे पास कितने हैं? 2 हैं, तो इसका मतलब 10 की पावर -5 का स्क्वायर हो जाएगा। जब 10 की पावर -5 का यहाँ से हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10 की पावर -10। अब इसको हमें लॉग उसमें करना है। भाई देखो हमारे पास KSP का फॉर्मूला ये होता है, ठीक। हम दोनों साइड क्या करेंगे? हम माइनस लॉग ले लेते हैं, क्योंकि हमसे आंसर माइनस लॉग कह रहा है, तो माइनस लॉग KSP इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 की पावर -10। अब 10 आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और लॉग 10 हमारे पास 1 होता है, यानी हमारे पास आंसर कितना आ गया बच्चों? 10 आ गया। समझ आया? तो पहले हम लोग ने यूनिट्स को क्या किया? हम लोग ने पहले यूनिट्स को कन्वर्ट किया। यहां से बच्चों समझने की कोशिश करना, यहाँ पे हमें दिया हुआ था ग्राम पर लीटर, ठीक, और यहाँ पे दिया हुआ था हमें ग्राम पर मोल। तो अब क्या हो जाएगा? ये मोल मल्टीप्लाई चला जाएगा इसके साथ, ये ग्राम चला जाएगा इसके साथ, तो ग्राम इंटू मोल हो गया, और नीचे हमारे पास क्या हो गया? ग्राम और इंटू लीटर हो गया। तो ये ग्राम से ग्राम मर गया, तो हमारे पास आ गया मोल पर लीटर। तो इसीलिए हम लोग जो हमारे पास दिया होता है उसको, और नीचे टोटल मॉलिक्यूलर मास, इसीलिए ये S का फॉर्मूला होता है गिवन सॉलिबिलिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, इसका भी AgCl का हो, किसी का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग उसका लेते हैं। हम लोग ने कैंसिल आउट किया, हम लोग ने यूनिट बराबर किया, हमारे पास S आ गया। S को फिर उन्होंने कहा था लॉग माइनस लॉग के टर्म में चाहिए, तो हमने टेक माइनस लॉग ऑन बोथ साइड, तो हमने आंसर नंबर 10 यहां से क्या हो गया? फाइंड कर लिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है CFSC की बात कर रहा है, ठीक है।
इसका मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो हमें टाइटेनियम दे रखा हुआ है, होता है 22 है, इसमें से इसकी +3 दे रखे हैं, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी इसका बचा है 1। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होती है वो हमारे पास इस तरह होगी। H2O वीक फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब यहाँ पे जो एनर्जी गैप रहेगा वो कम रहेगा, ऊपर रहेगा Eg, नीचे रहेगा T2G, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल की बात किया, इसका मतलब डेल्टा O की बात किया, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले की एनर्जी कम होती है, माइनस का 0.4, ऊपर वाले की एनर्जी ज़्यादा होती है, प्लस का 0.6। तो 1 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.4। इसका मतलब हमारे पास जो CFSC आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है माइनस का 0.4 इंटू में हमारे पास आ रहा है डेल्टा O। लेकिन हमारे पास CFSC यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमारे पास कितना दे रखा हुआ है, हमारे पास दे रखा हुआ है माइनस का 96.0 किलो जूल पर मोल। लेकिन हमको चाहिए किलो जूल में नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे साथ ये सब जो एनर्जी होती है वो सब हमारे पास होती है जूल में। देखो हमारे पास प्लांक कांस्टेंट भी किस में दे रखा हुआ है, जूल में दे रखा हुआ है। तो हम इसको किलो जूल से जूल में जाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब हमारे पास जो CFSC है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा, एक काम करते हैं मैं इसको पहले नीचे ले लेता हूँ। तो हमारे पास माइनस का 96 इंटू में हमारे पास 10 की पावर मतलब 3, ठीक है, अपॉन में हमारे पास हो जाएगा माइनस का 0.4 इज इक्वल टू डेल्टा O। अब ये मर जाएगा, इसका मतलब हमारे पास यहाँ से डेल्टा O हमारे पास इतना आ गया, ठीक है। अब लेकिन तुम लोग ने एक बात का ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे हमारे पास 1 मोल ऑफ फोटोन हमारे पास कितना होता है, 6 इंटू 10 की पावर 23 होता है। ये हमारे पास क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा इतनी बात क्लियर। इसका मतलब अगर हमारे पास, तुम यहाँ समझने की कोशिश करना, यहाँ से हमारे पास जो, अरे यहाँ से हमारे पास जो 9600 है जूल है, ये जो ऑफ एनर्जी है ना, इस एब्सॉर्ब्ड पर मोल ऑफ फोटॉन्स होगा, क्योंकि भाई हम इसको पर मोल ऑफ फोटॉन में तो देखेंगे ना, क्योंकि ये एनर्जी है। अब हमारे पास इसका मतलब 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 बराबर होता है। इसका मतलब ये जो हमारे पास किलो जूल है, हमने जब इसको कन्वर्ट किया जूल पर मोल में तो हमारे पास आ गया 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये पर मोल दे रखा हुआ है, इसका नीचे इसका मतलब 1 मोल ऑफ एनर्जी हम लोग पूरा रखेंगे। तो हमारे पास 1 मोल कितना है, 6 इंटू 10 की पावर 23 हमारे पास फोटॉन्स है। इसका मतलब हमारे पास जो यहाँ पे दे रखा हुआ था तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू 10 की पावर 23। कुछ समझ आया यहाँ तक, पक्का। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास ये सब पूरा एनर्जी का ही टर्म चल रहा है। इसका मतलब हमारे पास E का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू hc/λ होता है। अब हम लैम्डा को उधर कर देते हैं, एनर्जी को इधर कर देते हैं, यानी इसका मतलब ये हमारे सब बराबर दे रखा हुआ है 10 की पावर 3 अपॉन में 0.4 इंटू में 6 इंटू 10 की पावर 23। अब एक काम कर देते हैं, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है हमारे पास 6.4 इंटू 10 की पावर -34। हमें क्वेश्चन में इतना ही दे रखा हुआ है, ठीक है। हमारे पास यहाँ से C स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास दे रखा हुआ है 3 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। अब हम इस पूरे टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो हमारे पास यानी यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं भाई, हमारे पास एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, देखो hc/λ इज इक्वल टू 96 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू में 6 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास है 6.4 इंटू 10 की पावर हमारे पास माइनस का 34। C हमारे पास है 3 इंटू 10 की पावर 8, ये पूरा मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0.4 इंटू में 6 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 96 इंटू 10 की पावर 3। जब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा आ जाएगा 480 नैनोमीटर। यहाँ से हमारे पास ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। कुछ समझ आया। पहले जो बच्चों ध्यान रखना, पहले जो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 0.48 इंटू 10 की पावर -6 मीटर, लेकिन हमको चाहिए नैनोमीटर में। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 480 इंटू 10 की पावर में -9 मीटर लिख सकता हूँ। क्यों, 2 जीरो उधर चले गए, ठीक, और 1 जीरो मैंने बढ़ा दिया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 480 इंटू ये 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 9 नैनोमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास 480 नैनोमीटर हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। पहले हमारे पास आंसर आएगा ये,
फिर हमने इसको कन्वर्ट किया 480 में, क्योंकि हमको चाहिए था नैनोमीटर में। तो यहाँ से मतलब ये नैनोमीटर में, तो 10 की पावर 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 9 नैनोमीटर। तो यहाँ से हमारे पास पूरा ही आंसर हो गया। क्लियर? तो इजी था, टफ नहीं था, बस खाली हमें एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन को देखना था, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन इन्होंने दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एल्कली मेटल्स। अच्छा ठीक है, एल्कली मेटल दे रखा हुआ है, लिथियम दे रखा हुआ है, पोटेशियम दे रखा हुआ है, सीजियम दे रखा हुआ है और रुबीडियम दे रखा हुआ है। ये सब कैसे हैं? ये सब हमारे पास ग्रुप 1 के मेटल्स हैं। ग्रुप 1 यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात कर रहे हैं, पहले बात करते हैं सुपर ऑक्साइड्स की। अच्छा ठीक है, सुपर ऑक्साइड यानी ये फॉर्म करेंगे प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस और ये पहला जो फॉर्म करता है लिथियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, दूसरा वाला जो फॉर्म करता है ये सुपर ऑक्साइड फॉर्म, वो सॉरी पर ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। बाकी सब जितने भी हैं KO2, RbO2, CSO2, ये ऑल फॉर्म करेंगे सुपर ऑक्साइड्स। क्योंकि जो सुपर ऑक्साइड होता है बच्चों वो होता है O2 माइनस, पर ऑक्साइड O2 माइनस, ऑक्साइड O2 माइनस। इतनी बात सबको पता चल गई अच्छे से? ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास सबकी एनर्जी हमको देखनी है। तो जो लिथियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है बच्चों, वो होती है 520 के अप्रॉक्स। सोडियम की होती है 418 के अप्रॉक्स। रुबीडियम नहीं सॉरी पोटेशियम की होती है 418 के अप्रॉक्स। रुबीडियम की हमारी होती है 402 के अप्रॉक्स, और इसकी होती है हमारे पास 375 के अप्रॉक्स। तो सबसे कम इसकी होगी। अरे तुम एक और तरीके से पता लगा सकते हो, जैसे देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। ठीक, ऊपर से नीचे आते हुए क्या होता है, साइज इंक्रीजेस, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आयनाइजेशन एनर्जी के। इसका मतलब सबसे ज़्यादा साइज इसका है तो सबसे आयनाइजेशन कम एनर्जी भी इसकी होगी। तो इसका मतलब हमारे पास एक सीजियम आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मिंग स्टेबल सुपर ऑक्साइड, फॉर्मिंग स्टेबल सुपर ऑक्साइड, तो उसमें हमारे पास कौन हो जाएगा, उसमें हमारे पास लिथियम, वो सॉरी पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम हो जाएगा। कुछ इतनी बात अच्छे से समझ आया? इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से। भाई 2 कैसे हो गया? अरे लिथियम सुपर ऑक्साइड फॉर्म नहीं कर रहा है तो एक लिथियम चला गया, सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है तो एक सीजियम हो गया, एक लिथियम हो गया, बस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच गिव्स हेलो फॉर्म टेस्ट। हेलो फॉर्म टेस्ट कौन कौन देता है? या तो C डबल बॉन्ड O CH3 वाले देंगे, या तो हमारे पास COH और CH3 वाले देंगे। ये देते हैं हेलो फॉर्म टेस्ट बच्चों। अब तुमको मैं एक बार बता देता हूँ कि हेलो फॉर्म रिएक्शन क्या होती है, वो भी बहुत ईजी है, टफ नहीं है, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं कोई भी एक कीटोन दिया हुआ है, एसीटोन ले लिया, प्रोपेनोन ले लिया, ठीक है, इसको हम लोग ट्रीट कराते हैं, आइडो फॉर्म बोल देते हैं, हेलो फॉर्म है ना, तो अब की बार मैं क्या कहता हूँ, हेलोजन यानी X ले लेता हूँ, तो मैंने X2 ले लिया, अगर आइडो फॉर्म होता तो आइडो हो जाता, प्लस यहाँ से एक बेस लेते हैं NaOH। ठीक, अब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमको ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट हो जाता है या तो CHI3 आइडो फॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, या CHX3 हेलो फॉर्म। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से ONA उठेगा, यहाँ पे ONA आ जाएगा, प्लस हमारे पास क्या निकल गया, मेन कंपाउंड हमारे पास क्या निकल गया, CHX3 निकल गया। यहाँ पे X कितने, 3, यहाँ पे है 2, इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो अभी 2 से हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन आगे बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे NaX निकल जाता है, NaX हमारे पास कितने निकल गए, यहाँ पे 1 हो गया, कितने हमारे पास यहाँ पे यूज होते हैं, 4, तो इसीलिए यहाँ पे 3 निकल जाते हैं, प्लस यहाँ से हमारे पास 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाते हैं। तो ये हमारे पास होती है हेलो फॉर्म रिएक्शन। अब यहाँ पे हेलो फॉर्म देखो कौन कौन देगा, पहले यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 है, ये दे सकता है, मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये रहा CH3, ठीक, ये हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है CH3, लेकिन ये तो हमारे पास गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपसे क्या बोला था, अभी मैंने आपसे बोला था कौन कौन टेस्ट दे सकता है, CH, यहाँ पे इसके जो इसके जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है उसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो इथाइल है, तो ये तो गलत हो गया। ये हो सकता है, देखो जिसके साथ कार्बन के साथ OH अटैच है उसी के साथ CH3 अटैच है, तो ये हो सकता है, ठीक।
फिर हमारे पास क्या हो सकता है, ये गलत हो गया, इसके साथ तो कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे ओ इथाइल है, अच्छा तो ये भी गलत हो गया, ठीक, इसको भी हटा दो। और हमारे पास, हाँ ये हमारे पास मिथाइल है, ये दे सकता है 1 2 और 3, यानी 3 दे सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 मेरे पास क्या हो गया बच्चों, करेक्ट हो गया। मैं एक बता दूं तुमको कैसे करना होगा, चलो बता देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों CH3, इसको हम लोग ट्रीट करा रहे हैं हेलो फॉर्म के साथ, अरे X2 प्लस NaOH, ठीक है। इसी NaOH को उठाओगे, यहाँ पे ONa की तरह अटैच कर दोगे, बचा हुआ CHX3 निकल जाएगा, बचा हुआ NaX निकल जाएगा, बचा हुआ वाटर निकल जाएगा, बस। तो ये सब हैलोजन रिएक्शन मतलब हेलो फॉर्म रिएक्शन टेस्ट देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक ये वाला सही हो जाएगा, एक ये वाला सही हो जाएगा, एक ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है पूरी कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन दे रखी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट 2CO, स्टोकियोमेट्री ये है, ठीक। इसका मतलब अगर 2 मोल्स ऑफ कार्बन है तो 2 मोल्स ऑफ CO बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 कार्बन बर्न हो रहा है, 12 कार्बन बर्न हो रहा है इन 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में। तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूछ रहा है। अरे तो भाई अगर एक बात बताओ, यहाँ पे हमारे पास कार्बन कितना है 12, तो इसके मॉलिकुलर मासेस को डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, तो यानी इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 आ गए, अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 आएंगे तो इसके भी नंबर ऑफ मोल्स 1 आएंगे, ठीक है। अब हमारे पास इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.7 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर इसके 1 है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से वॉल्यूम कितना आ गया 22.7 आ गया, अच्छा ठीक है। नियरेस्ट इंटीजर देखो हमसे 10 की पावर -1 कह रहा है, यानी इसको हम 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 227 इंटू 10 के पावर -1 हो जाएगा, हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। हमें इतना सब कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब कुछ समझ आया पक्का, अच्छे से, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, कोई पक्का ना, अच्छे समझ आया। क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो, हमको इसके नंबर ऑफ मोल्स, इसके नंबर ऑफ मोल्स सेम थे, मतलब स्टोकियोमेट्री, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 आ गए तो इसके भी नंबर ऑफ मोल्स 1 हो गए। अगर ये 1 हो गया तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम वाला, हमने फॉर्मूले में पुटअप किया, हमारे पास यहाँ से 22.7 आंसर आ गया। उसमें कह रहा था 10 की पावर -1 नियरेस्ट इंटीजर, तो 10 की पावर -1 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अमंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ स्पेशीज, अच्छा ठीक है। पहले कह रहा है हमसे XgF2, देखो Xg पहले इसकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है 8, फ्लोरीन के, अगर मोनोवैलेंट एटम है तो प्लस ऐड करेंगे, अगर मोनोवैलेंट एटम नहीं है तो ऐड नहीं करेंगे। F कितने हैं मेरे पास, अब F है मेरे पास यहाँ पे 2, तो यानी मेरे पास हो गया 10, यानी हो गया डिवाइड बाय 2, यानी हो गया 5, तो एक Xg है, ठीक है, 2 F हैं, ठीक है। इसके बाद कितने लोन पेयर है, 3, तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3 लोन पेयर, तो इसका लीनियर स्ट्रक्चर आ रहा है, यानी ये तो सही हो गया। अब देखते हैं I3 प्लस का, I3, I में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 7, तो टोटल हमारे पास कितने 3, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे चलेंगे। इसका मतलब हमारे पास जब I3 प्लस है ना बच्चों, पहला एक प्लस है और एक माइनस है, अच्छा दोनों देख लेते हैं, आओ एक प्लस वाला देख लेते हैं, एक I3 माइनस वाला देख लेते हैं। तो देखो पहले माइनस वाले में कैसे बनेगा, 1I 2I और 3I, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि भाई I के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जिसमें से एक प्लस चार्ज है, एक चला गया होगा, तो इसका मतलब एक पहले तो बॉन्ड इस तरह बनाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे 2 लोन पेयर्स आएंगे क्योंकि एक बॉन्ड निकल गया है। अब लोन पेयर आ रहे हैं तो लोन पेयर रिपल्शन की वजह से इसके बॉन्ड जो होते हैं वो बच्चों थोड़े से बेंट हो जाते हैं, थोड़े से क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं, किसके, I3 माइनस के, तो इसीलिए एक I ये हो जाएगा, एक I ये हो जाएगा, और ये आ जाएंगे मेरे पास 2 लोन पेयर्स, ठीक है। और इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है, प्लस चार्ज, तो ये I3 हो गया। अब I3 माइनस का कैसे होगा, अब की बार एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एक्स्ट्रा है, तो इसलिए I, ये रहा I, ये रहा I। अब यहाँ पे इसके पास 3 लोन पेयर, 1 2 3 4 और ये रहा 5, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर बन रहा है, देखो कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसका स्ट्रक्चर लीनियर बन रहा है। इसका मतलब I3 माइनस तो सही है, लेकिन I3 प्लस गलत है, हटा दो। अब देखते हैं C3O2, C3 है तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 2 O है तो 2 O है। अब बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, अरे भाई ये भी तो लीनियर स्ट्रक्चर है, यानी इसका भी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, लीनियर। सबको CO2 का भी स्ट्रक्चर पता है, CO2 का स्ट्रक्चर ये होता है,
ये भी लीनियर होता है, तो ये हो गया। हमारे पास SO2 का स्ट्रक्चर हमारे पास वी शेप यानी बेंड शेप में होता है, S डबल बॉन्ड O। कैसे? सल्फर 6 ऑक्सीजन डबल मोनोवैलेंट नहीं है, तो इसी वजह से बस 3 हमारे पास रहेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर आ जाएगा बस। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया SO2, तो SO2 भी नहीं है, हटा दो। तो हमारे पास 1 2 3 4, अब BeCl2 या BeCl2 2- इसमें से कोई हो सकता है। देखो पहले बनाते हैं BeCl2-, फिर वैसा ही है जैसे आयोडीन माइनस वाला है बच्चों, वो आयोडीन प्लस वाला। यहाँ पे ब्रोमीन के पास क्या आएगा, एक लोन पेयर आएगा। क्यों? ब्रोमीन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो कितने बॉन्ड बनाएगा, तो 1 2, मतलब 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 1 2, तो कितने हो गए, 4 हो गए। तो हमारे पास इसीलिए इसको हटाओ वरना कंफ्यूजन तुम लोग को लगेगा मैंने 4 बॉन्ड बना दिए। ये हो गया BeCl2 का। अब माइनस चार्ज है तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज लग जाता है इस तरह माइनस का। अब हमको चाहिए नॉर्मल BeCl2, तो नॉर्मल BeCl2 का इस तरह बनता है, एक इस तरह और एक इस तरह बस। क्योंकि ब्रोमीन की वैलेंसी होती है 2+, तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किया उसने, ट्रांसफर किया। यहाँ से हमारे पास लीनियर एक स्ट्रक्चर ये आ रहा है, नॉर्मल BeCl2 वाला। नॉर्मल BeCl2 वाला हमारे पास स्ट्रक्चर एक, ये सॉरी 1 2 3 4 और ये रहा 5, यानी टोटल हमारे पास यहाँ से कितने करेक्ट आ रहे हैं, टोटल यहाँ से हमारे पास 5 आंसर करेक्ट आ रहे हैं। क्लियर? अच्छे समझ आए? तो यहाँ से हम लोगों ने बच्चों जेई का पेपर शिफ्ट 2 का 31 जनवरी का 2023 का बहुत अच्छे से फिनिश कर लिया है। अब मुझे पता है यहाँ पे मेरी फ़ोटो नहीं शो कर रही क्योंकि मेरा कैमरा वर्क नहीं कर रहा था। अब हम लोग देखेंगे 1 जनवरी का, अरे सॉरी जनवरी के बाद आता है फेब, तो यानी 1 फेब का, और उसमें 1 फेब में हमारे पास फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, तो ये दोनों पेपर अब हम लोग के देखने बचे हुए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे 2024 का। क्लियर? नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करें, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं।